हाय स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। ओके, सो जो लोग यहाँ पे पेन एंड पेपर लेके बैठे हैं टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस अलोंग विद मी, वो जस्ट एक पानी की बॉटल ले आए सो दैट द लेक्चर यू कैन एंजॉय द लेक्चर एंड बिकॉज लेक्चर इज गोइंग टू बी लॉन्ग। ठीक है। एंड इस चैप्टर में, इस यूनिट में इनफैक्ट जो भी डाउट्स हैं, आई गारंटी कि आपके सारे डाउट्स एट द एंड ऑफ द वीडियो विल बी क्लियर। एंड लेट्स बिगिन। एंड ऑल्सो इफ देयर बी एनी फर्दर डाउट्स, आप उन कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। आई विल आंसर ऑल द डाउट्स, राइट? Okay, so let's get ready and begin with the first question of this unit. Question number 1. K times the sum of first n odd natural numbers is equal to the sum of first n even natural numbers. Okay, so a statement is given to you and यहाँ पे वो ये बोल रहे हैं कि अगर आप फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स का सम करोगे, फर्स्ट एन मतलब यू कैन टेक एनी नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, फर्स्ट एन ले लो, 20 ले लो, ठीक है, एन कैन बी एनीथिंग। वो उसका साथ में अगर हम के टाइम्स करेंगे, के टाइम्स मीन्स आपने उसको के से मल्टीप्लाई कर दिया, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। सो मैंने यहाँ पे ऑड नंबर्स, फर्स्ट एन ऑड नंबर्स के सम को के साथ मल्टीप्लाई करना है। बिफोर बिगिनिंग विद दिस क्वेश्चन आपको सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि फर्स्ट एन ऑड नंबर्स का सम होता क्या है। फर्स्ट एन ऑड नंबर्स का सम होता है एन स्क्वेयर। ठीक है, सम ऑफ यू माइट बी लिसनिंग दिस पार्ट फॉर द फर्स्ट टाइम कि ये एन स्क्वेयर कैसे हो सकता है फर्स्ट एन ऑड नंबर्स का। तो मैं ये थोड़ा सा प्रूव करके दिखा देती हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे 5 ऑड नंबर्स ले लिए, 1 3 5 7 एंड 9। ठीक है, इन सबका सम करते हैं। व्हाट इज द सम? सम इज 25। अब 25 को मैं यहाँ पे कैसे लिख सकती हूँ? कैन आई राइट इट एज 5 स्क्वायर? तो यहाँ पे यही होता है, जितने ऑड नंबर्स आपने एक टाइम पे लिए, लाइक इफ आई हैव टेकन 5 ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9, ठीक है, 5 ऑड नंबर्स लिए हैं मैंने, एंड अगर मैं इनके नंबर का स्क्वायर कर दूंगी, नंबर मतलब कितने मैंने ऑड नंबर्स लिए हैं, तो नंबर का आप स्क्वायर कर दोगे तो वो 5 का स्क्वायर आएगा, राइट? एंड सिमिलरली सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स का होता है एन इंटू एन प्लस 1, ये इनका होता है। सो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए बिफोर वी बिगिन विद द क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन में इट्स जस्ट अ 1 मिनट क्वेश्चन, नॉट इवन 1 मिनट, हाफ अ मिनट क्वेश्चन है ये। इसमें सिर्फ दो चीजें क्लियर करने वाली हैं कि सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है। ठीक है, एंड आई हैव ऑल्सो प्रूव्ड इट कि ये चीज आई कैसे है 5 नंबर्स को लेकर। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं ये प्रूव करके दिखाऊंगा अब तो क्या होगा, 2 4 6 8 एंड 10। सपोज मैंने ये फर्स्ट 5 इवन नंबर्स ले लिए, नाउ वील जस्ट एड इट, 6 एंड 6 12, 8 20 और ये हो गया 30। ठीक है, इसका सम 30 है। नाउ आई विल प्रूव इट। मैंने आपको बोला कि n इंटू एन प्लस 1 होता है इसका सम। ठीक है, तो अब मैं इसके सम को प्रूव करूंगी। 5 क्यों लिया मैंने? बिकॉज आई हैव टेकन 5 इवन नंबर्स, 1 2 3 4 5 इवन नंबर्स हैं, एंड 5 प्लस 1, तो 5 इंटू 6 विल बी 30। हो गया इक्वल, दिस इज इक्वल टू दिस। सो द मेन पार्ट इज कि आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। आई होप इट इज क्लियर नाउ। सो नाउ आई विल कम बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि आपने यहाँ पे के टाइम्स करना है द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर। कर देते हैं देन, के इंटू सम क्या होता है फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स का, एन स्क्वायर। ठीक है, एन स्क्वायर कर दिया मैंने, इज इक्वल टू मतलब आप इक्वल टू का साइन डालोगे। See, such type of questions, how you can solve them very easily, just read them properly and slowly. आप स्लोली एक एक करके लाइन को रीड करो और उसके अकॉर्डिंग अपनी इक्वेशन को फॉर्म करते रहो। ठीक है, जस्ट डोंट रीड इट इन वन गो, एक ही बार में पूरा क्वेश्चन रीड नहीं करना, वन बाय वन स्टेटमेंट आप रीड करोगे एंड इक्वेशन को सॉल्व करो, फॉर्म भी करोगे एंड देन यू सॉल्व। ओके, के इंटू एन स्क्वेयर इज इक्वल टू, अब उन्होंने बोला है कि के टाइम्स आपने जब इनके सम का कर दिया तो आपके पास इवन नंबर का सम आ जाएगा, मतलब एन इंटू एन प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको के की वैल्यू निकालनी है। के की वैल्यू निकालने के लिए आपको के को सेपरेट करना पड़ेगा। मैंने के को सेपरेट कर दिया और मैंने एन स्क्वायर को यहाँ शिफ्ट कर दिया।
अब एन स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई में है के साथ, तो एन स्क्वायर राइट हैंड साइड जाकर इट विल बी डिवाइडेड। तो मैंने यहाँ पे एन और एन कट कर दिया, नीचे दो एन थे, एन इंटू एन था, ठीक है, एंड ऊपर देयर वाज अ सिंगल एन, तो मैंने कटिंग करके माय आंसर इज एन प्लस वन अपॉन एन। एन प्लस वन अपॉन एन मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज माई करेक्ट आंसर। See, you need to look at the options also very clearly and properly, क्योंकि options काफी similar होते हैं, so आपको बिल्कुल ध्यान से option को select करना है कि आपका जो option है वो आपके आंसर के साथ मैच हो रहा है या नहीं, ठीक है। just don't look at the numerator and select it, ठीक है, आपको अच्छे से option को देखना है and then उसको select करना है। So this was the first question and the first concept related to, this concept is basically related to AP, that if we have even number of terms, so how can we write the sum? If we have odd number of terms, then how can we write their sum? Okay. Okay, fine. So coming to the second question, the sum of four numbers in AP is 50. Four numbers in AP. Now the numbers are not given to you. They have just written कि sum of four numbers AP है, उन्होंने कोई hint नहीं दिया कि four numbers क्या है. So now I'll tell you that how you assume the numbers. Okay, and the greatest member is 4 times the least, then the numbers are, अब आपको यहाँ पे सीरीज बतानी है कि 4 नंबर्स की जो सीरीज है वो क्या है आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। ओके, सो कभी भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको 4 नंबर्स बताने हैं, ओके, सो वेन एवर यू हैव 4 नंबर्स इन एपी, लेट द नंबर्स बी, आप सबसे पहले उन नंबर्स को क्या एज्यूम करोगे? ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, सीरीज की जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। देन ए प्लस डी, डी का मतलब होता है उनका कॉमन डिफरेंस, ठीक है, उनमें कितना डिफरेंस है सारी सीरीज में। एक्चुअली एक सीरीज एपी कब होती है? व्हेन देयर कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, लाइक 4, 8, 12, 16 सबके बीच में 4 का डिफरेंस है, ठीक है। सो ए प्लस डी, देन फर्स्ट टर्म में ही मैं कितना ऐड करूंगी? 2d, 2d, और नेक्स्ट होता है a प्लस 3d। तो ये हमारी 4 टर्म्स हैं ऑफ द एपी, एंड दे आर सेइंग कि इन सबका सम ना 50 है। सो सम 50 है, इसका क्या मतलब हुआ कि सबको हम ऐड करके इक्वल टू 50 कर देंगे। डन। ओके, सो यहाँ से इक्वेशन भी फॉर्म कर लेते हैं। हमारे पास टोटल 4 एज है यहाँ पे, तो मैं 4a लिख देती हूँ, एंड d का टोटल बन रहा है 6d इज इक्वल टू 50। अब यहाँ से मैंने 2 को कॉमन भी निकाल सकती हूँ मैं, a प्लस 3d इज इक्वल टू 50। अब 2 को वहां जाके डिवाइड कर देते हैं सो दैट हमारे पास एक नॉर्मल इक्वेशन आ जाए। सो दिस इज माई इक्वेशन दैट आई गॉट। अब आगे देखते हैं उन्होंने आपको क्या बोला है। एंड द ग्रेटेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स द लीस्ट। दे आर सेइंग कि जो ग्रेटेस्ट मेंबर है वो 4 टाइम्स है लीस्ट के। इसका मतलब a प्लस 3d, a प्लस 3d ग्रेटेस्ट है, इट इज 4 टाइम्स द लीस्ट, लीस्ट हमारा a है यहाँ पे। देखो, यू नीड टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग कि ग्रेटेस्ट और लीस्ट यहाँ पे होता कौन सा है। बिल्कुल जो फर्स्ट वाली टर्म होती है a, वो मेरा लीस्ट है, एंड जो a प्लस 3d है वो मेरा ग्रेटेस्ट है। फर्स्ट वाली टर्म लीस्ट, लास्ट वाली ग्रेटेस्ट। वी ऑल नो अगर हम कोई सीरीज को लिख रहे हैं 4, 8, 12, 16, तो 4 इज माई लीस्ट एंड 16 इज माई ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, सो a प्लस 3d इज इक्वल टू 4a, ये भी एक इक्वेशन मुझे गिवन है। एंड अगर मुझे ऐसी इक्वेशन अब गिवन है तो मैं इसको आगे कैसे सॉल्व करूंगी? इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे यू विल बी गेटिंग a प्लस 3d इज इक्वल टू 25, दिस वॉज माई फर्स्ट इक्वेशन, एंड a प्लस 3d इज इक्वल टू 4a, ये मेरी एक सेकेंड इक्वेशन आई है। अब क्लियर? सो अब मैंने क्या करा, मैं यहाँ पे a को यहाँ ले जाऊंगी बिकॉज सेम वेरिएबल्स विल बी ऑन द सेम साइड। ऐसे कर दिया मैंने, तो 3d की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, सॉरी दिस वाज a, ये a है सिर्फ, तो ये हो जाएगा 3a, ठीक है। 4a माइनस a विल बी 3a, तो यहाँ पे 3 and 3 कैंसिल, तो d और a दोनों इक्वल है। ये एक इक्वेशन और आ गई।
कि जो भी फर्स्ट टर्म होगी उतना ही डिफरेंस है सब में, ठीक है। ए और डी का मतलब ये है कि जो भी सीरीज की फर्स्ट टर्म है उतना ही सब में डिफरेंस होगा। फाइन, सो अब मैंने ए की जगह यहाँ पर यही सेम चीज आई पुट हेयर इन दिस इक्वेशन। अब मैं इसमें क्या पुट करूंगी, मैंने ए की जगह यहाँ पे डी पुट कर दिया। डी प्लस 3d इज इक्वल टू वॉट, 25, ठीक है। ओके, वन मोर थिंग, यहाँ पे 2a आएगा, 2a प्लस 3d, ठीक है। सो यहाँ पे 2a है, ओके, यस नाउ इट्स परफेक्ट, यहाँ पे 2a आना चाहिए। 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 25 था। अब मैंने यहाँ पे 2a की जगह पे क्या डाल दिया, 2d। a इज इक्वल टू d मैंने यहाँ पे साइड पे प्रूव कर लिया विद द सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ से मेरे पास एक रिलेशन आया था, मैंने उस रिलेशन को यहाँ पे पुट कर दिया। 2d प्लस 3d इज इक्वल टू 25 एंड यहाँ से आपकी d की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। अब नाउ इफ d इज 5 तो a भी 5 है, ठीक है। सो अब हमने ये चीज प्रूव कर दी कि a और d इक्वल है और d की वैल्यू 5 है। इसका मतलब a d सब कुछ 5 है। दैट मीन्स फर्स्ट टर्म शुड बी 5। ऑप्शंस में से देख के आपको पता चल रहा है कि फर्स्ट टर्म 5 है और सब में 5 का डिफरेंस भी है, +5 ऐसे चलता रहेगा, राइट। ओके, सो दिस वाज माय करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, इन विच a इज 5, ठीक है। a हमने ऊपर प्रूव कर दिया कि a और d दोनों 5 है, मतलब कि 5 मतलब ये चीज, इस चीज को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, ये मेरा d है +5 और ये मेरा a है, तो ठीक है, दोनों 5 है। सो दिस इज माई करेक्ट आंसर, राइट। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। सी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जस्ट रिक्वायर्स फॉर्मूला, आपको इसके लिए फॉर्मूला आना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इफ यू मेक एनी मिस्टेक इन द फॉर्मूला तो आपका पूरा क्वेश्चन डेफिनेटली रॉन्ग हो जाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एटलीस्ट एपी में फॉर्मूलाज करके जाओ। वी जस्ट हैव 3 to 4 फॉर्मूलाज, राइट, 4 फॉर्मूलाज है मैक्सिमम। सो आपको वो फॉर्मूलाज अच्छे से करके जाने हैं एंड थ्रू दीज वीडियोज ऑल्सो यू विल जस्ट लर्न देम। आई एम वेरी श्योर आपको बहुत अच्छे से फॉर्मूलाज सारे आ जाएंगे। तो सबसे पहले आई विल बी राइटिंग द फॉर्मूला सी, सो दैट आपको सम क्लियर हो जाए कि सम हम कैसे निकालते हैं। बिकॉज सम निकालना इज नॉट अ टफ टास्क, सिर्फ एक फॉर्मूला याद हो तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, अगर हम एपी में n टर्म्स का सम निकालते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, n/2। n मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स आप ले रहे हो, 2a प्लस n-1 एंड देन d, राइट। सो आई होप आपको सारा क्लियर है कि n क्या होता है। n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स की बात हो रही है, a इज द फर्स्ट टर्म, n इज अगेन द नंबर ऑफ टर्म्स, d इज द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे सम निकालना है। फॉर द सम आई नीड a एंड d। अब फॉर्मूला में मुझे दिख रहा है कि मुझे यहाँ पे a की भी नीड है, d की भी नीड है। n की मुझे यहाँ पे नीड नहीं है बिकॉज क्वेश्चन में उन्होंने आपको n टर्म्स ही बोला है, नंबर ऑफ टर्म्स आपको गिवन ही नहीं है। यू नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन अलॉन्ग विद n। Okay, so now I'm just writing what is a and what is d। साइड पे लिख लेते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए। a है यहाँ पे √2, मतलब आप फर्स्ट टर्म देखोगे अपनी सीरीज में से, और d क्या है, d हम कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1, ये फॉर्मूला है d का। अब सुनो ऐसा क्यों करते हैं हम, सी एक्चुअली क्या होता है कि डिफरेंस हम कैसे चेक करते हैं, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर दिया, देन थर्ड में से सेकेंड को माइनस कर दिया, देन फोर्थ में से थर्ड को माइनस कर दिया, हम ऐसे करते हैं, ठीक है। सेकेंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकेंड, सो दिस इज द वे ऑफ फाइंडिंग आउट डी, दैट इज द कॉमन डिफरेंस। तो अब मैं ऐसे ही करूंगी। और इससे पहले वन मोर थिंग यू नीड टू डू इज, √2 तो चलो ठीक है, आप √8 को किसी और फॉर्म में लिख सकते हो। फॉर दिस यू नीड टू फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर्स। 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स आता है 2, दैट मीन्स आई कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ 2√2। क्यों लिखा मैंने ऐसे, क्योंकि 3 2 थे, 2 का तो पेयर बन गया एंड एक 2 सेपरेट है, तो एक जो 2 का पेयर बनता है वो बाहर आ जाते हैं और रूट के अंदर रहेगा एक सिंगल 2, ठीक है। फाइन, सो सिमिलरली 18 को हम 3√2 लिख सकते हैं। आप फैक्टर्स निकाल के साइड पे चेक करोगे, ओके, टू गेट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग। सिमिलरली मैंने इसको हम 4√2 भी मैं लिख सकती हूँ। सो दिस इज माई एक्चुअल सीरीज, आगे तो प्लस करके डैश डैश डैश।
तो यहाँ पे अच्छा मैंने इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा? अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि क्या ये नेसेसरी है कि हम इसको इसी फॉर्म में लिखें या हम इसको इस फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं? नो, एक्चुअली आप इसमें √8 में से √2 को माइनस नहीं कर सकते बिकॉज √8 इज योर अनलाइक टर्म। √8 और √2 हमारी दो अनलाइक टर्म्स हैं, आप उनको माइनस नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा। ये लाइक टर्म्स हो गई। अब देखो x 3x सॉरी 2x 3x 4x, ठीक है। आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियो ऑल्सो कि √2 को हम x ले अपने माइंड में x लेके चलो, क्योंकि रूट को देखकर मोस्टली स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज। उन्हें लगता है कि रूट बहुत ही एक टफ चीज आ गई और हमसे नहीं होगा ये रूट वाला क्वेश्चन। आप रूट को x लेके चलो तो वो क्या बन जाएगा? x 2x 3x 4x। नाउ आई कैन इजीली फाइंड आउट d। d के लिए मुझे क्या करना है? दो टर्म्स को माइनस करना है, मतलब 2√2 में से मैं √2 को माइनस करूंगी। माई आंसर विल बी √2। तो यहाँ पे a भी √2 है और b भी √2 है। अब मैं यहाँ पे जस्ट वैल्यूज को पुट करने लगी हूँ। n मेरा यहाँ पे n ही है, 2√2 क्योंकि a की वैल्यू √2 है, प्लस n क्या यहाँ पे? n मेरा n है अगेन और d मेरा √2 है। तो ये मेरा हो गया सॉल्व। अब मैं इसको आगे थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगी। फॉर सिंप्लीफिकेशन आई नीड टू मल्टीप्लाई। मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर देती हूँ, √2n माइनस √2। यहाँ मैंने √2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, √2 को इसके साथ भी कर दिया, तो मेरे पास आ गया √2 इंटू n, दैट इज √2n, और √2 इंटू -1 माइनस √2। ओके, नाउ आई विल सी इन द ब्रैकेट्स। अगर कोई यहाँ पे लाइक टर्म्स है, 2√2 और √2 दो लाइक टर्म्स है। सो लाइक टर्म्स को मैंने यहाँ पे इसको और इसको माइनस कर देती हूँ। इट विल बी √2। 1√2 भी लिख सकते हो, लेकिन 1 हम यूजुअली नहीं लिखते, आप √2 लिख दो डायरेक्ट, ठीक है। प्लस √2n, ये ऐसे ही रहेगा। अब गलती से भी इसको ऐड मत कर देना क्योंकि ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं। ओके, सो अब मैंने क्या करा, मैं यहाँ से √2 कॉमन भी ले सकती हूँ क्योंकि दोनों के पास √2 है, तो आई एम लेफ्ट विद 1 + n, ठीक है। अब मैंने क्या करा, 2 और √2 कट भी होते हैं। कैसे होते हैं? क्योंकि 2 का मतलब होता है √2 इंटू √2, है ना। सो नीचे एक √2 आ जाएगा। तो अब मेरा फाइनल आंसर जो है, नाउ आई एम गोइंग टू राइट माई फाइनल आंसर, वो क्या है? n इंटू n + 1। अब 1 + n को n + 1 भी लिख सकते हो, इट्स जस्ट लाइक 2 + 1 और 1 + 2, तो दैट डजंट मैटर, आप ऐसे भी लिख दो। ये मेरा फाइनल आंसर है, n इंटू n + 1 अपॉन √2, ठीक है। n इंटू n + 1 अपॉन √2, दैट मीन्स माई करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर है, ठीक है। आई सॉल्व द होल क्वेश्चन फॉर यू हेयर। आपको सिर्फ इसको इसकी वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट करना है, एंड जस्ट बिकॉज दैट इज व्हाई आई हैव गॉट दिस क्वेश्चन। रूट वाला क्वेश्चन देख के स्टूडेंट्स को लगता है कि ये टफ है। मैंने आपको बता दिया कि आप इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि आपको यहाँ पे इनको पहले लाइक टर्म्स में कन्वर्ट करना है एंड देन इसको फॉर्मूला में पुट करोगे। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज दिस। अब मैंने आपको बताया आप इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे भी मैं वही सेम चीज करूंगी। √6, इसमें क्या बनेगा? इसमें भी बनेगा 2√6। कैसे बनेगा? फैक्टर्स निकालना 24 के, ठीक है। 24 के फैक्टर्स जब हम निकालेंगे देन क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 24 कैसे आता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, जिसमें 2 के पेयर्स बन गए, तो एक 2 जो है वो रूट के बाहर आ जाएगा एंड रिमेनिंग के नंबर्स रूट के अंदर रहेंगे। सिमिलरली 54 को भी आई कैन राइट एज 3√6 एंड आपको नेक्स्ट टर्म बतानी है। सी, कुछ क्वेश्चंस आप डायरेक्टली कर सकते हो, नो नीड टू सॉल्व देम, आप ऑप्शंस में से ही कर सकते हो। देखो जैसे ही मैंने ये चीज फॉर्म करी, ये था 1√6। 1 हो या ना हो, 1 इज प्रेजेंट। √6 है अगर तो 1 है, आप लिखते नहीं हो 1, बट दैट डजंट मीन कि 1 वहां नहीं है। 1√6, 2√6, 3√6 और आगे क्या आएगा? 4√6 ही आएगा। काउंटिंग चल रही है यहाँ पे, 5√6, फिर 6√6, 7√6, तो 5√6 नहीं होगा बिकॉज वो उसका भी नेक्स्ट है, ये इसका भी नेक्स्ट टर्म 5√6 होगी, लेकिन 3 की नेक्स्ट टर्म उन्होंने आपसे पूछी है, सो वो क्या हो जाएगी? दैट विल बी 4√6। सो माई ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर। अच्छा, इन केस यू वांट टू नो कि आप इसको ऑप्शन से नहीं करना चाहते हो, आपको कॉन्सेप्ट भी समझना है, नो इश्यूज, आप इसको डी की वैल्यू निकाल लो यहाँ पे, इसमें से इसको माइनस कर दो, लाइक आई डिड इन द प्रीवियस क्वेश्चन।
2√6 माइनस √6, तो क्या आएगा? √6 आ गया। वही सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे भी √6 है, यहाँ पे भी √6 है, मतलब a भी √6 है, a और d यहाँ पे इक्वल है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, a एंड d आर इक्वल। तो a अगर √6 है तो b d भी हमारा √6 है, d का √6 का मतलब हुआ, आप √6 में √6 ऐड करोगे तो वो क्या बन गया? 2√6, 2√6 में आप एक और √6 ऐड करोगे तो वो बन गया 3√6, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन, आई हैव टोल्ड यू बोथ द वेज, आप किसी भी वे को ऑप्ट कर सकते हो। नाउ वी हैव अ स्टेटमेंट क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू योर चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये इस चैप्टर का क्वेश्चन है। ये कॉइन्स वाला क्वेश्चन है जिसमें हम एक्स एंड वाई अज्यूम करते हैं, उसको पूरा सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास कितने टाइप के कॉइन्स प्रेजेंट है। लेट्स रीड द क्वेश्चन वंस। सोनाक्षी हैज ₹1 एंड ₹2 कॉइन्स विद हर। दो टाइप के कॉइन्स है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो एक को मैंने एक्स ले लिया, एक को मैंने वाई ले लिया। दो वेरिएबल है तो जिन दो चीजों की बात होती है क्वेश्चन में हम उनको एज्यूम कर लेते हैं, एक एक्स है एक वाई है। इफ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 50, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स का मतलब है इनके नंबर ऑफ कॉइन्स। जैसे इफ यू हैव सम कॉइन्स इन योर पर्स, इन योर बैग, आपने उन्हें काउंट करा कॉइन्स को, जस्ट आप नंबर काउंट कर रहे हो, वैल्यू नहीं। तो नंबर यहाँ पे है 50। दैट मीन्स यहाँ पे मेरी एक इक्वेशन तो ऐसे बन जाएगी, मैंने नंबर ऑफ ₹1 कॉइन को x ले लिया, नंबर ऑफ ₹2 कॉइन को मैंने y ले लिया, तो दोनों का सम 50 है। इसका मतलब ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन यही बनती है मोस्टली इन 90% ऑफ केसेस। कॉइन्स वाले क्वेश्चन में फर्स्ट इक्वेशन यही बनेगी, ठीक है। बाकी डिपेंड्स ऑन द स्टेटमेंट कि आपको क्वेश्चन में क्या आगे बना है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन 50 है एंड द अमाउंट ऑफ मनी शी हैज इज 75। अमाउंट 75 है और नंबर ऑफ कॉइन 50 है, तो आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। x एंड y आर क्वेश्चन मार्क। ओके, सो अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। ओके, सो लेट कि ₹1 को मैंने x ले लिया, ₹1 के कॉइन्स को, और ₹2 के कॉइन्स को मैंने y ले लिया, ठीक है। नाउ इट इज गिवन टू यू कि दोनों के कॉइन्स को ऐड करके जब मैंने काउंट करा कि कितने कॉइन्स है दोनों के, तो वो 50 थे। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन मैं कैसे निकालूंगी? सेकेंड इक्वेशन के लिए मैं इनकी वैल्यू को देखूंगी। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि टोटल अमाउंट जो है हमारे पास दैट इज 75। टोटल अमाउंट 75 रुपीज है, ठीक है। अब हम अमाउंट को निकालते कैसे हैं? फॉर एग्जाम्पल इन माई बैग आई एम हैविंग 5 कॉइन्स ऑफ 10 रुपीज ईच। मेरे बैग में मेरे पास 5 कॉइन्स हैं और वो सारे कॉइन्स 10 रुपीज के हैं, तो दैट मीन्स मेरे पास टोटल वैल्यू कितनी होती है? 50। तो मैंने यहाँ पे 50 कैसे निकाला? नंबर ऑफ कॉइन्स को मैंने वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करा। नंबर मतलब कितने कॉइन्स थे मेरे पास, एंड वैल्यू मतलब किस चीज के कॉइन थे, 2 के थे, 5 के थे, 10 के थे। सो दिस इज हाउ यू फाइंड द वैल्यू। अब मैं वैल्यू के लिए यहाँ पे लिख दूंगी नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1 की एक्स कॉइन है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक्स इंटू 1, ठीक है। कैसे निकालते हैं? नंबर इंटू वैल्यू, प्लस मेरे पास ₹2 कॉइन है, y इंटू ₹2, दैट इज x प्लस 2y is equal to 75. Okay, so first equation and second equation clear. मेन इक्वेशंस की फॉर्मेशन पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है बिकॉज सॉल्विंग इज नॉट दैट टफ। सॉल्विंग में कुछ नहीं है, आपको आता है सॉल्व करना, एलिमिनेशन से कर लो और यू कैन गो फॉर सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेकिन इक्वेशन फॉर्मेशन अगर गलत है देन यू कैन नेवर रीच द आंसर, सो दैट इज द मेन इशू। ये मेन इशू अगर हमारा सॉल्व हो गया है देन वी कैन इजिली रीच द आंसर। अब मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगी। जस्ट हैव अ लुक कि सॉल्व करने का इजी वे, एलिमिनेशन मेथड इज कंपैरेटिवली इजियर, तो मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज कर रही हूँ। अब यहाँ पे x एंड x आर सेम, मुझे इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, एंड जब मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो ये वाले साइंस चेंज हो जाते हैं। ये वाला साइन, ये वाला साइन, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ प्लस था, तो प्लस का ऑपोजिट माइनस हो गया, प्लस का ऑपोजिट माइनस हो गया। आपको यहाँ पे सिर्फ नीचे वाले के साइन देखने हैं, सेकंड इक्वेशन के साइन देखने हैं, ठीक है। नो नीड टू लुक एट द फर्स्ट इक्वेशन साइंस, राइट। सो मैंने यहाँ पे इसके साइन अप कर दिए, x माइनस एक्स तो कट हो गया, पूरा 0 हो गया, ठीक है। इसको जब मैं करूंगी ये क्या आएगा? -y, क्योंकि अब आप ध्यान रखना यहाँ पे 2y का साइन माइनस है, -2y प्लस y विल बी -y इज इक्वल टू -25, ठीक है। सो यहाँ पे y की वैल्यू मेरे पास आ गई 25,
मतलब कि ₹2 कॉइन्स तो मेरे पास कितने हैं, ₹2 के कॉइन्स मेरे पास 25 है बैग में। ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि x और y, x प्लस वाई 50 है, तो इसका मतलब x प्लस वाई 50 है, जिसमें से आपको y की वैल्यू पता चल गई कि 25 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी देन, माइनस कर दो, x इज ऑल्सो 25। दिस इज हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चन। ये मैंने यहाँ पे सोल्यूशन कर दिया है, एंड सोल्यूशन है ये, दिस इज द लास्ट पार्ट। मैं इसको सेपरेटली लिख के दिखा देती हूँ सो दैट यू कैन रेफर इट। ओके, सो ये मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है, एंड दिस वाज द सोल्यूशन। आपने यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लिया और एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दी। एंड इक्वेशंस फॉर्म कैसे करनी है, फॉर्म ध्यान रखना है, फर्स्ट इक्वेशन आप नंबर की हेल्प से फॉर्म करोगे एंड सेकंड इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ वैल्यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस हैव यूनिक सोल्यूशन। अब इस टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट्स को बहुत टफ लगते हैं, उनसे ही रूल्स ही लर्न नहीं होते कि यूनिक का क्या रूल है, नो सोल्यूशन। यू हैव टोटल 3 रूल्स इन दिस चैप्टर। ये बेसिकली कौन से चैप्टर का है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड पॉलिनोमियल दोनों मिक्स करके इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। सो ये उन दोनों चैप्टर्स के हैं जिसमें आपको इक्वेशंस से आप डील करते हो। फाइन, सो यूनिक सोल्यूशन का क्या रूल होता है, यूनिक सोल्यूशन का मतलब होता है हमारा, ओके, सो when does an equation have a unique solution? unique solution के लिए आपको ये रूल याद रखना है that a1 upon a2 should not be equal to b1 upon b2। ये दोनों अनइक्वल होते हैं। ठीक है, ओके, और इसको हम इंटरसेक्टिंग लाइंस भी बोलते हैं। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो उनका यूनिक सोल्यूशन होता है। दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, एंड आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए इंटरसेक्टिंग लाइंस के बेसिस पे तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब आपको यहाँ पे वैल्यू ऑफ k निकालनी है, इस तरह से निकालनी है कि यूनिक सोल्यूशन इसका नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे हम करते क्या है, a1 और a2 एक्चुअल में होते क्या है, इनके कांस्टेंट होते हैं। यहाँ पे a1 k है, b1 यहाँ y है, y इन द सेंस 1 है, आपको यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट देखने हैं। ठीक है, a2 है 6 और b2 क्या है 2। ठीक है, यहाँ पे y भी है साथ में, ये पूरा। ओके, सो अब मैं यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड आउट करने लगी हूँ। इसके लिए हमें क्या करना है, आपको यहाँ पे a1 और मैंने ले लिया k अपॉन 6, ये मेरा a1 है, ये मेरा a2 है। सिमिलरली नॉट इक्वल का साइन होना चाहिए इनके सेंटर में, b1 है मेरा 1 और मेरा b2 है -1 सॉरी, मेरा यहाँ पे -1 था b1 और -2 है मेरा b2। अभी दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, अभी ध्यान रखो। अगर मैं यहाँ पे k को 3 ले लेती हूँ, एज पर द ऑप्शंस, अगर मैंने k को 3 ले लिया तो मेरा आंसर तो इक्वल हो जाएगा, है ना। 3/6 इज इक्वल टू 1/2, तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा। सो व्हाट यू नीड टू डू इज k यहाँ पे 3 नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए का क्या मतलब है, माई करेक्ट ऑप्शन इज k इज नॉट इक्वल टू 3। 3 की जगह यहाँ पे कोई भी और नंबर हो तो चलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे k की जगह 4 पुट कर देती हूँ, 4/6 इज नॉट इक्वल टू 1/2। माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया ना, वैसे भी ये कैंसिल आप कर सकते हो बाद में। ठीक है, फाइन, सो 4/6 इज नॉट इक्वल टू 1/2, तो ये चीज करेक्ट है। ठीक है, सो एक्सेप्ट 3 यू कैन टेक एनी वैल्यू है। सो ये मेरा आंसर था। नेक्स्ट, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द स्टेटमेंट। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उन्होंने आपको नहीं दिया कि क्या है, वो कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट अब कब होती है मैं आपको ये बता देती हूँ। व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द स्टेटमेंट, कि यहाँ पे जो लाइंस है वो कोइंसिडेंट है, लाइंस जो है वो पैरेलल है, यहाँ पे नो सोल्यूशन है या फिर दोनों है, इंटरसेक्टिंग और को इंसिडेंट। नाउ लेट मी टेल यू वन रूल। यहाँ पे क्या होता है दैट हमारे पास जो दो केसेस होते हैं, व्हेन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एंड व्हेन लाइंस आर कोइंसिडेंट। इंटरसेक्टिंग का मतलब इनको बोलते हैं हम, जब दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, ये इंटरसेक्शन हो गया, इनका सेंटर पॉइंट इंटरसेक्ट कर रही है। और कोइंसिडेंट का मतलब होता है जब वो सेम लाइन पे लाई करती है, उनके सोल्यूशन सेम है। ये देखो, ये ऐसे एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही है।
देखो ये फर्स्ट इक्वेशन थी, सेकंड इक्वेशन भी इसके ऊपर है बिल्कुल, राइट। सो इनको हम कोइंसिडेंट बोलते हैं। इस केस में क्या होता है, आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होता है whenever your lines are parallel। पैरेलल का मतलब हो गया ऐसे, जब भी आपकी लाइंस पैरेलल होती है तो सोल्यूशन हमेशा इनकंसिस्टेंट होता है, ठीक है। सो ये पैरेलल के केस में हो गया, एंड ये हो गया हमारा इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट के केस में। सो डी इज माय करेक्ट आंसर, बिकॉज सिर्फ एक केस, मैंने आपको बोला हमारे पास 3 केसेस हैं, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट एंड पैरेलल। इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट में वी हैव अ कंसिस्टेंट सोल्यूशन, पैरेलल के केस में वी हैव इनकंसिस्टेंट, और इसको हम नो सोल्यूशन भी बोलते हैं। इस केस में आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, ठीक है, नो सोल्यूशन, राइट, क्योंकि इनके बीच में कुछ पैरेलल होता ही नहीं है। पैरेलल लाइंस आर नेवर गोइंग टू मीट, वो ऐसे चलती रहेंगी, दे विल नेवर मीट। सो यहाँ पे नो सोल्यूशन। ओके, नाउ वी कम टू अ क्वेश्चन which most of the students consider very difficult, very tough। एज वाले questions से students mostly डरते हैं। So today we'll just learn how to solve this type of questions in a very easy way। You just need to read one statement at a time। The age of father is 6 times the son's age। Okay, so जो father की age है वो 6 टाइम है sons की age के, ठीक है। सबसे पहले हम ये इक्वेशन बना लेते हैं। ओके, अगर फादर की एज सन की एज के 6 टाइम्स है, आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम एक्स किसको लेते हैं। एक्स आप उसको लोगे जिसकी एज जिस पे डिपेंडेंट है। जैसे यहाँ पे बोला है फादर की एज 6 टाइम्स है सन की एज के, दैट मीन्स हम सन की एज को एक्स लेंगे, बिकॉज अगर सन की एज मुझे पता होगी तो मैं उसका 6 टाइम्स कर दूंगी एंड आई विल गेट फादर्स एज, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे फादर की एज को एक्स ले लेते हैं। अगर आप फादर की एज को एक्स लोगे तो आप सन को क्या लोगे, सन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन फादर, यहाँ पे फादर की एज सन की एज पे डिपेंडेंट है। सो मैंने यहाँ पे सबसे पहले आपको यही चीज क्लियर करनी होती है कि आपने एक्स को लेना है, तो मैंने यहाँ पे सन की एज को एक्स ले लिया, राइट। तो फादर की एज क्या हो जाएगी, फादर विल बी इक्वल टू 6x। इतना क्लियर है। आई जस्ट रेड द फर्स्ट स्टेटमेंट और मैंने इक्वेशन को स्टार्ट कर दिया फॉर्म करना। अब जिसकी एज जिस पे डिपेंडेंट है उसका ध्यान रखना है। फादर की एज 6 टाइम्स है सन की एज की, तो 6 टाइम्स जिसका होता है हम उसको पहले एक्स लेंगे। 4 years हेंस, हेंस का मतलब होता है आफ्टर 4 years। नाउ व्हाट हैपेंस टू योर एज आफ्टर 4 years? आफ्टर 4 years आपकी एज में 4 ऐड हो जाते हैं, एंड 4 दोनों की एज में ऐड होते हैं, फादर में भी एंड सन में भी। सबसे पहले हम आफ्टर 4 years कर लेते हैं। अब आफ्टर 4 years, आफ्टर 4 years क्या होगा, सन की एज हो जाएगी x+4 एंड फादर की एज क्या हो जाएगी 6x+4। अभी ध्यान रखना है, ऐसे अगर आप स्टेप वाइज करोगे क्वेश्चन को, यू विल बी एबल टू डू इट एवरी टाइम एंड एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। एज का किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, बिकॉज एज में दे मेक प्लेंटी ऑफ क्वेश्चन, वो किसी भी टाइप का आपको दे सकते हैं। यू नीड टू लर्न द कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो 4 years हेंस हमने कर दिया। अब वो कह रहे हैं 4 years के बाद क्या होगा, फादर की एज विल बी 4 टाइम्स सन्स एज। फादर की एज कितनी है, आफ्टर 4 years 6x+4। वो कह रहे हैं फादर की एज जो है वो 4 years बाद कितनी हो जाएगी, विल बी का मतलब होता है इज इक्वल टू, फादर की एज विल बी कितना था 4 टाइम्स द सन्स एज, मतलब कि सन की एज के 4 टाइम्स कर दोगे। 4 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई बाय 4, और सन की एज भी आपने आफ्टर 4 years वाली लेनी है, बिकॉज 4 years के बाद सन की एज भी 4 years इंक्रीज होगी एंड फादर की भी 4 years इंक्रीज होगी। सो नाउ आई जस्ट सॉल्व द इक्वेशन एंड आई गेट माई आंसर। 4 को आप वहां ले जाओगे, 4 को आप इधर ले आओगे। सो 2x इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू 6। सो मेन इशू दैट स्टूडेंट्स फेस इज स्टिल हेयर। ये प्रॉब्लम फेस होती है, उनसे ये इक्वेशन नहीं बन पाती, बिकॉज एज वाले क्वेश्चंस में आप लोग एक ही गो में क्वेश्चन को रीड कर लेते हो। यू नीड टू रीड द क्वेश्चन स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, ओके। अच्छा, वन मोर थिंग, हम यहाँ पे 4 टाइम्स हमेशा किसका करते हैं, जब 4 years के बाद की बात हो रही है या फिर 4 years अगो की बात होगी इन एनी क्वेश्चन, उसमें हम 4 टाइम्स किसका करते हैं, हम 4 टाइम्स हमेशा सन की एज का ही करेंगे। अगर सन और फादर की बात हो रही है
हम हमेशा सन की एज का 4 टाइम्स करेंगे। वाई? एक चीज यहाँ पे यूज हो रही है, दैट इज कॉमन सेंस। अगर आप फादर की एज का 4 टाइम्स कर दोगे, फादर की एज तो ऑलरेडी काफी बड़ी है, अगर आप उनका 4 टाइम्स कर दोगे इट विल रीच टू अ वेरी हाई लेवल। फॉर एग्जाम्पल फादर की एज ऑलरेडी 40 है, आप 4 ईयर्स के बाद उनकी एज को 4 से मल्टीपल, आपने उनकी एज में ही 4 टाइम्स कर दिया, ही विल क्रॉस द सेंचुरी। सो दिस इज द इशू। आपको यहाँ पे फादर की एज को कभी भी 4 टाइम्स नहीं करना है। हम हमेशा कम वाली एज को 4 टाइम्स करते हैं बिकॉज वो ऑलरेडी कम है। आप उसको 4 टाइम्स करोगे तो उसकी वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। तो फादर को मैं ऐसे ही रखूंगी, यहाँ पे फादर को हम कुछ चेंजेस नहीं करेंगे फादर में, एंड सन की एज में हम 4 टाइम्स करेंगे बिकॉज सन की एज कम है, तो हमेशा कम वाली एज का 4 टाइम्स होगा। सो अगर यहाँ पे सन की एज एक्स आई है तो फादर की एज क्या हो जाएगी? फादर वॉज 6 टाइम्स, दैट इज 36 ईयर्स। आप यहीं से कर सकते हो इसको, एक्स और 6x, एक्स की जगह आपने यहाँ पे 6 पुट कर दिया एंड यू गॉट द आंसर 36 ईयर्स। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द कॉलम। नाउ दीज आर द 3 रूल्स दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। एक है यूनिक सोल्यूशन, एक है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, नेक्स्ट इज नो कॉमन सॉल्यूशन। सो ये 3 रूल्स हैं, दीज 3 रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फॉर योर कन्वीनियंस मैं एक बार ही सारे रूल्स लिख देती हूँ। सी, हमारे पास टोटल 3 रूल्स होते हैं। एक है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, दिस आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चंस में बताया था। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम कहते हैं कि ये या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। अगर वो पूछेंगे कि ये लाइंस किस टाइप की हैं तो आप बताओगे इंटरसेक्टिंग लाइंस है। अगर वो पूछेंगे इनका सोल्यूशन कैसा है, सो हाउ यू विल से एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होता है इनका। इनको हम यूनिक सोल्यूशन भी बोलते हैं। सो यूनिक सोल्यूशन का ये केस होता है कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। फाइन, अब आगे चलते हैं। इन केस तीनों इक्वल है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और ये C1/C2 सब आपस में इक्वल है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ओके, सो व्हेन A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2. So in this case हमारी लाइंस जो होती हैं वो है कोइंसिडेंट, ठीक है, एंड दे हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई एम मेकिंग। इस टेबल से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस केस स्टडी के भी सॉल्व हो जाते हैं बिकॉज केस स्टडीज ऑल्सो आई हैव गॉट केस स्टडीज ऑल्सो इन माई थर्ड वीडियो। सो वील डू द केस स्टडीज, देन यू विल सी कि ये टेबल कितना इंपॉर्टेंट है। दिस टेबल विल सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चंस। अब अगर A1/A2, अब मैं थर्ड केस पे आ रही हूँ, A1/A2 B1/B2 के इक्वल है लेकिन C1/C2 इनसे डिफरेंट है। एक्चुअली C1/C2 क्या होता है? कांस्टेंट, हमारी इक्वेशन में जो कांस्टेंट होते हैं उनकी रेशियो इक्वल नहीं है। तो इस केस में हमारी जो इक्वेशन होती है वो क्या है? इस केस में वी विल गेट नो सॉल्यूशन। मैंने बताया था आपको ये पहले भी, और इनको हम पैरेलल लाइंस भी बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज द टेबल। 1 2 3 थिंग्स यू नीड टू लर्न, यू जस्ट नीड टू लर्न देम बाय हार्ट, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। कोइंसिडेंट कब होती है वो किसी भी वे में पूछ लेते हैं। ठीक है, यू विल सी आई हैव गॉट मेनी क्वेश्चंस लाइक दिस, सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस पता चले। ओके, सो ये मैंने आपको टेबल बना दिया। अब हम इसको मैच करते हैं। अब हम मैच कैसे करेंगे? देखो, 7x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, 14x प्लस 2y इज इक्वल टू 22। मैंने यहाँ पे इनके कॉन्स्टेंट को उठाना स्टार्ट कर दिया, 7 14 1 2 11 और 12। तो यहाँ पे क्या बनेगी रेशियो मेरी? 7/14 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 11/22। तीनों इक्वल है, राइट? तीनों इक्वल है, दैट मीन्स इट विल गो विद बी। इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन में तीनों इक्वल होते हैं। तीनों मैंने यहाँ पे क्या क्या लिया? आपको सिर्फ कांस्टेंट उठाने हैं, फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड। नेक्स्ट इज, अब मैं इसकी रेशियो बनाती हूँ, 2/3, 5/4 एंड 10/7। क्या ये तीनों इक्वल है? नो, तीनों ही इक्वल नहीं है आपस में। तो ये कब होता है? जब हमारा यूनिक सोल्यूशन हो। दैट मीन्स 1 विल गो विद बी, 2 विल गो विद ए
एंड रिमेनिंग तो हमारा यही रह गया. मैं इसको भी सॉल्व करके दिखा देती हूँ एक बार. 4/12 इज इक्वल टू 5/15 एंड 10/20. मैंने एक बार ऐसे लिख दिया. अब मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ कि कट हो रहे हैं. ये बन गई 1/3, ये भी बन गई 1/3. इसका मतलब ये दोनों तो इक्वल है, ये इक्वल नहीं है. तो ये कौन सा केस था? नो कॉमन सोल्यूशन वाला. सो दिस इज माई आंसर. नाउ आई एम कमिंग टू द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिसमें 1 का बी है, 2 का ए है और 3 का सी है. सो आई थिंक आपको ये चीज पता चल गई होगी कि ये टेबल आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको दिखेंगे इस टाइप के. फाइन. Okay. What is the difference between the two digits? Now we come to the question related to digits. What is the difference between the two digits of a number if the difference between a two-digit number का difference and the number obtained by reversing the digits is 27? अब ये मेरा question है. So let's take the two digits be x and y. यहाँ पे मैंने अपने वंस डिजिट को या फिर यूनिट डिजिट को x ले लिया एंड मैंने अपने टेंस डिजिट को y ले लिया. राइट? इतना सॉल्व हो गया. अब अगर मैं यहाँ पे ओरिजिनल नंबर, इफ आई वांट टू कम टू द ओरिजिनल नंबर, तो मेरा ओरिजिनल नंबर कैसे आएगा? ये देखो. अब ओरिजिनल नंबर कैसे होता है? हम हमेशा टेंस डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं विद 10 प्लस यूनिट डिजिट को हम नॉर्मली करते हैं. ये जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज रिलेटेड टू द एक्सपेंडेड फॉर्म दैट यू डिड इन योर जूनियर क्लासेस. क्या होता है उनमें? अगर मैं आपको बोलूं कि आप मुझे ना 79 की एक्सपेंडेड फॉर्म करके दिखाओ, तो मैं कैसे करूंगी? 7 इंटू 10. 7 एक्चुअल में क्या है? टेंस प्लेस. ये है मेरी यूनिट्स प्लेस. मैं हमेशा टेंस प्लेस को 10 से करती हूँ और यूनिट प्लेस को नॉर्मली ऐड करती हूँ. दिस इज व्हाट आई डिड. आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 10 को मल्टीप्लाई कर दिया टेंस डिजिट से और मैंने यूनिट डिजिट को नॉर्मली ऐड कर दिया. तो दिस इज अ नॉर्मल एग्जाम्पल दैट आई टुक, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट पता चल जाए. तो ये मेरा ओरिजिनल नंबर आ गया 10y प्लस एक्स. अब मैं आती हूं, अगर मैंने नंबर को रिवर्स कर दिया, जैसे ही मैंने नंबर को रिवर्स करा, डिजिट्स को रिवर्स कर दिया, अब मेरा टेंस डिजिट क्या हो जाएगा? x और मेरा वंस डिजिट क्या हो जाएगा? y. मैंने उल्टा कर दिया. ठीक है. सो नाउ व्हाट आई गेट, अब मेरा जो न्यू नंबर आएगा वो क्या आएगा? अगेन मैं टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करूंगी और वंस डिजिट को नॉर्मली ऐड कर दूंगी. तो ये क्या बन गया? 10x प्लस वाई. इतना क्लियर है? राइट? एम आई क्लियर विद दिस कि हाउ यू विल कम टू द ओरिजिनल एंड द न्यू नंबर. नाउ दे आर सेइंग कि इन दोनों का डिफरेंस ना 27 है. दोनों का डिफरेंस मतलब ओरिजिनल और न्यू दोनों का डिफरेंस. इफ द डिफरेंस बिटवीन अ टू डिजिट नंबर, मतलब कि ओरिजिनल नंबर ये था, एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, वो ये बन गया. ठीक है. वो क्या है? 27 है. अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं. तो ये क्या हो गया? 10y प्लस एक्स. यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे ब्रैकेट ओपन करने से पहले. माइनस वाई इज इक्वल टू 27. सॉल्व कर देते हैं इसको. 10y माइनस वाई कितना होता है? 9y. और x माइनस 10x कितना होता है? माइनस 9x इज इक्वल टू 27. मुझे इनका डिफरेंस ही निकालना था सिर्फ, तो मैं इनका सिर्फ डिफरेंस निकालूंगी. 9 कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से. y माइनस एक्स इज इक्वल टू 27. ठीक है. मैं इसके बाद यहाँ पे कर देती हूँ. तो y माइनस एक्स क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि मैंने 9 को वहां जाके डिवाइड कर दिया. तो दोनों का डिफरेंस कितना आया आपका? डिफरेंस इज 3. नाउ वन मोर थिंग, यहाँ पे आपको ये पता कैसे चलेगा कि आपको y माइनस एक्स निकालना है एंड में या x माइनस वाई? फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन लुक एट द ऑप्शंस. ऑप्शंस में 3 गिवन है तो 3 हो गया. बट इन केस यहाँ पे -3 भी गिवन होता. ठीक है. सो आई टेल यू एवरी वे आउट. तो यहाँ पे आप कैसे चेक करोगे? हम हमेशा ये चीज मानते हैं कि टेंस डिजिट बड़ा होता है.
आपकी यहाँ पे एजम्पशन रहेगी कि टेंस डिजिट होती है, एजम्पशन टेंस डिजिट की वैल्यू बड़ी होती है। दोनों का जो हम डिफरेंस निकालते हैं, हम कभी भी डिफरेंस छोटे में से बड़े को नहीं करते हैं, हम हमेशा बड़े में से छोटे को करते हैं। तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, तो ये मेरा आंसर है, दोनों का डिफरेंस आ गया 3। फाइन। इफ x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b, अब वो कह रहे हैं x की वैल्यू ना a है, तो कोई बात नहीं, x की जगह a पुट कर देंगे, y की वैल्यू b है, सिमिलरली यहाँ पे भी a है b है, तो आपको यहाँ पे a और b की वैल्यूज निकालनी है। दिस इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने a और b दे दिया। आपको सिर्फ इसको नॉर्मली सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। b और b तो ऑलरेडी कैंसिल आउट हो गए, 2a की वैल्यू हो गई 6 एंड a की वैल्यू हो गई यहाँ पे 3। एंड अगर आपकी a की वैल्यू 3 है, ठीक है, तो आप a को 3 यहाँ पुट कर दो, माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज 1। तो a 3 है, y 1, b 1 है। आई एम सो सॉरी, यहाँ पे मुझे b लिखना था क्योंकि b इज माई वेरिएबल जो मैं कर रही हूँ, यहाँ पे b आएगा क्योंकि y जो है वो b के इक्वल है, तो आप यहाँ पे b वर्ड यूज करोगे, तो 3, 1 इज माई आंसर। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे रिप्लेस करना था, x की जगह a लिख दो एंड y की जगह b लिख दो, दैट्स इट। Okay, so various rows are made for the students of a class. Now this question number 12 is another statement question. मैं statement questions इसलिए ज़्यादा लेकर आई हूँ so that you can go through each and every type of question. इसी टाइप के questions आपने देखे होंगे in the previous sample papers also you've got. यहाँ पे क्या है, जैसे एक क्लास को ना डिफरेंट डिफरेंट रोज में खड़ा कर दिया, ठीक है, अ टीचर हैज मेड सर्टेन रोज, देयर विल बी वन रो लेस इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो। अब एक टीचर ने यहाँ पे क्या चीज ऑब्जर्व करी कि एक रो कम बनेगी स्टूडेंट्स की अगर हर एक रो में 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा हो जाएंगे, ठीक है, ओके। देन व्हाट एल्स, देयर वुड बी 2 रोज मोर इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो। अब अगर टीचर ने हर रो में 3 स्टूडेंट्स कम खड़ाए, देन देयर विल बी 2 रोज मोर, एक्स्ट्रा बनेंगी 2 रोज। आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं कि क्लास में कितने हैं। ओके, सो लेट अस अज्यूम, यहाँ पे हमने मान लिया कि रोज हमारी x है और हर एक रो में स्टूडेंट्स कितने हैं, ईच रो में स्टूडेंट्स है हमारे y। इतना क्लियर है, ठीक है। सिंस यू आर डूइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, सो यू नीड टू अज्यूम 2 वेरिएबल्स हियर, ठीक है, 2 वेरिएबल होने चाहिए, आप सिंगल वेरिएबल में सॉल्व नहीं कर सकते। x एंड y है, अब अगर मुझे टोटल स्टूडेंट्स बताने हैं क्लास के, सी एक्स और वाई की फॉर्म में हमेशा हमें कंफ्यूजन होती है कि हम कैसे करें, बट अगर आप यही चीज नॉर्मली करोगे तो आप इजीली कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो, आपकी क्लास की फॉर एक असेंबली में आपकी क्लास की ना 4 रोज बन रही हैं और हर रो में आप देख रहे हो 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। आपने असेंबली में अपनी क्लास की रोज काउंट करी, 10 रोज थी और सॉरी 4 रोज थी एंड इन एवरी रो देयर आर 10 स्टूडेंट्स। इसका मतलब आपकी क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स हो गए, 40। सिमिलरली आप यहाँ पे भी यही करोगे। नंबर ऑफ रोज 10 रोज, 4 रोज बन रही है एंड देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन एवरी रो, तो आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, एक्स वाई। फाइन, सो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप कि यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स आप कैसे निकाल लोगे एक्स वाई की टर्म्स में। अब उन्होंने आपको क्या चीज बोली है, अगर 2 इक्वेशंस के आपको यहाँ पे हिंट गिवन है, फिर हम उनको सॉल्व करेंगे। उन्होंने कहा है आपको कि व्हेन 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, अगर 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं रो में, मतलब कि जब y प्लस 3 हो जाते हैं, तो आपकी क्या होता है, 1 रो लेस है, मतलब x माइनस 1 होगा, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट्स आपके एक्स वाई थे, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। इसमें क्या बोला उन्होंने कि जैसे ही आपने ये जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, जैसे ही आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज करे, हर एक रो में 3 इंक्रीज कर दिए, तो आपकी नंबर ऑफ रोज 1 लेस बनी, ठीक है। और ये आपके टोटल स्टूडेंट्स थे, टोटल स्टूडेंट्स देखो सेम होंगे। नाउ दिस इज समथिंग विच इज अगेन रिलेटेड टू योर कॉमन सेंस कि टोटल स्टूडेंट्स चेंज नहीं हो सकते। आप एक रो में कितने भी स्टूडेंट्स को स्टैंड करो, कम कर दो या ज्यादा कर दो, टोटल स्टूडेंट्स विल नेवर चेंज। तो यहाँ पे एक्स वाई जो है वो एक्स वाई ही रहेगा। सेकेंड इक्वेशन इज, अब सेकेंड केस देखते हैं। उन्होंने बोला है देयर विल बी 2 रोज मोर इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो। अब वो कह रहे हैं दैट हमारे पास 2 रोज ज्यादा बनेंगी, मतलब कि x प्लस 2, पहले जितनी रोज थी उसमें 2 ऐड हो जाएगा,
अगर आप हर एक रो में 3 स्टूडेंट्स को कम खड़ा होगे तो आपको 2 रोज और बनानी पड़ेंगी क्लास की, बच्चे तो उतने ही रहेंगे, एक्स वाई। फाइन। अब मैं यहाँ पे दोनों इक्वेशन को बस सॉल्व कर दूंगी, दैट वाज द केस। ये करना था आपको सिर्फ। मैंने इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। ये क्या हो गया, आप x को मल्टीप्लाई करोगे इस पूरे ब्रैकेट के साथ, y को भी करोगे इस पूरे ब्रैकेट के साथ, तो क्या मिलेगा हमें, एक्स वाई प्लस 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई कैंसिल, क्या आ रहा है यहाँ पे अब, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट, एक्स वाई माइनस 3x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई अगेन कैंसिल, तो माइनस 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ये है सेकेंड इक्वेशन। तो आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, एलिमिनेशन मेथड अगेन, plus 2y is equal to 6. Minus 3x and minus 3x will get cancelled and यहाँ पे आएगा y is equal to what, 2y minus y हो गया ना, that is why x 1y आएगा यहाँ पे। तो y की वैल्यू हो गई 9। इसका मतलब हर एक रो में 9 स्टूडेंट्स हैं, ये स्टूडेंट्स आए हैं आपके पास, ठीक है। एंड अब अगर मैं किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर दूं, y को 9 में यहाँ पुट करूंगी इन केस इस वाली इक्वेशन में, तो क्या आएगा फिर, x की वैल्यू इज 4। तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास हो गए 9 इंटू 4 दैट इज 36, 9 इंटू 4, ये मेरा मेन आंसर होगा, बिकॉज उन्होंने आपसे टोटल स्टूडेंट्स पूछे हैं एंड माई टोटल स्टूडेंट्स आर 36। सो बेसिकली यहाँ पे भी इक्वेशन फॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट। टोटल स्टूडेंट्स विल रिमेन कांस्टेंट, सेम रहते हैं, आप सिर्फ रोज और हर एक रो में स्टूडेंट्स को चेंज कर रहे हो। Okay, Reena can row downstream 20 kilometer in 2 hours and upstream 4 kilometer in 2 hours. तो आपको यहाँ पे स्पीड निकालनी है। Okay, so before beginning with this question, सबसे पहले हम डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है जब स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम दोनों ऐड हो जाती हैं। डाउनस्ट्रीम का मतलब है आपकी जो बोट है वो स्ट्रीम की स्पीड के साथ साथ चल रही है इन द सेम डायरेक्शन। And upstream means when speed of boat and speed of stream are different. अगर stream ऐसे चल रही है and boat ऐसे चल रही है, different speed है तो speed minus हो जाती है। This is the main concept. अब यहाँ पे हम आते हैं कि डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई, और अपस्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई, ठीक है। जिसमें x और y क्या है हमारा, x है हमारी बोट की और ये है हमारी करंट की, या फिर आप कह सकते हो स्ट्रीम की। करंट वर्ड उन्होंने क्वेश्चन में यूज करा है तो हम करंट यूज करेंगे, राइट। ओके, अगर मैं यहाँ पे आपको पूछूं डाउनस्ट्रीम के लिए टाइम कितना यूज हुआ है, डाउनस्ट्रीम के लिए टाइम यूज हुआ है 2 आवर्स, सॉरी, ठीक है, 2 आवर्स यूज हुए हैं। मतलब कि जब दोनों की स्पीड सेम थी तो 2 आवर्स का टाइम लगा, और यहाँ पे भी 2 आवर्स का ही टाइम लगा, लेकिन दोनों का डिस्टेंस डिफरेंट है। यहाँ पे 20 किलोमीटर कर लिया ट्रैवल 2 आवर्स में, यहाँ पे सिर्फ 4 किलोमीटर करा, क्योंकि टफ होता है ना बोट को चलाना। व्हेन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज लाइक दिस, आपकी स्ट्रीम ऐसे है तो आपको और एफर्ट लगाना पड़ता है एंड इट टेक्स मोर टाइम, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म करूं तो कैसे होगी इक्वेशन फॉर्म, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, यही करते हैं हम। तो हम यहाँ पे यही केस करेंगे अब डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम के केस में। डिस्टेंस क्या है यहाँ पे 20 अपॉन स्पीड कितनी है डाउनस्ट्रीम की x प्लस वाई, और टाइम है 2। सिमिलरली इसका जो डिस्टेंस है वो है 4, इसकी स्पीड है x माइनस वाई और इसका टाइम है अगेन 2। बस दिस वाज द मेन कॉन्सेप्ट। अब हमें इसको अगेन वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने पहले कर रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व डिफरेंट टाइप के। 2 और साथ में x प्लस वाई, और यहाँ पे भी क्या है 4 इज इक्वल टू 2 आगे x माइनस वाई। तो x प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा 10 के, और क्योंकि यहाँ पे 2 था ना मैंने वहां जाके इसको डिवाइड कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी 4 डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो ये हो गया x माइनस वाई के, ठीक है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो प्लस वाई माइनस वाई कट, 2x की वैल्यू हो गई 12
और x की वैल्यू हो जाएगी 6। इसका मतलब स्पीड ऑफ बोट तो हमारी 6 है, ठीक है। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम अब कितनी होगी यहाँ पे, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो। लाइक मैंने इसमें पुट कर लिया x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 में, तो 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू हो जाएगी 4। 6 and 4 is my answer. That is option number B. 6 किलोमीटर पर आवर एंड 4 किलोमीटर पर आवर। डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इनका कॉन्सेप्ट समझना है आपको, ठीक है। एंड देन आपने इनकी इक्वेशन को फॉर्म करना है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, देन अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। दोनों का डिस्टेंस डिफरेंट था, तो आपने उनके रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस को पुट करके दो इक्वेशंस फॉर्म करी एंड उन्हें एलिमिनेशन से सॉल्व कर दिया। One of the zeros of a polynomial is 1. Find the value of k. Now in such questions what we do is हम one of the zeros of a polynomial, zeros का मतलब होता है x की वैल्यू, ठीक है। जीरोस का बेसिक मीनिंग ये होता है, जब आपको कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है, आप उसको जब सॉल्व करके x की एंड में वैल्यूज निकालते हो, जैसे दो वैल्यूज आती हैं हमारी मोस्टली, तो उसमें से एक x की वैल्यू 1 दी हुई है। अगर वैल्यू 1 है इसका मतलब आप यहाँ पे x को 1 पुट करोगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, x को 1 पुट कर दिया। जहां जहां पे भी x है वहां वहां पे 1 आ जाएगा, ये इज इक्वल टू 0 ही होता है, ठीक है। बिकॉज x की जब वैल्यू हम निकालते हैं 1, तो वो कैसे आती है, जब हम इसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0, k की वैल्यू विल बी -2। बस ये करना था आपको। जीरोस का मतलब होता है x की वैल्यू। वेन एवर जीरोस आर गिवन टू यू, आप उसको x की जगह पे पुट करोगे एंड जो भी अननोन वेरिएबल है आप वो फाइंड कर सकते हो। That is option number B is my correct answer. K is equal to -2. Okay, so coming to question number 15. If the zeros of a polynomial x square plus 1 plus a plus 1 and x is also there plus b are 2 and -3, then okay, so now you need to find the value of a and b। और यहाँ पे आपको जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल गिवन है, एक 2 है और एक -3 है, ये माइनस भी है ना यहाँ पे, सो एक 2 है एंड एक है -3, ये दो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल मींस दैट एक्स की वैल्यूज अब आप यहाँ पे बस जस्ट यू कैन पुट वेरी इजीली। यहाँ पे आप जब पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, a प्लस 1 और यहाँ पे आएगा इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू, हम यहाँ पे 0 ही लिखते हैं, ठीक है। ये 2 थी वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2a प्लस 2 प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इक्वेशन विल बी 2a प्लस b इज इक्वल टू -6। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इक्वेशन, नाउ आई विल पुट 9। -3 का होल स्क्वायर इज 9 प्लस a प्लस 1। आपने दोनों वैल्यूज को 1 बाय 1 पुट करना है, पहले 2 को पुट करोगे इक्वेशन में, देन -3 को, इंटू -3 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आएगा, 9 -3a -3 प्लस b इज इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, सो ये हो गया 6 वहां जाके -6, इसकी इक्वेशन आएगी -3a प्लस b, ठीक है। दिस इज माय सेकेंड इक्वेशन। क्लियर? सो what I did is I just put the values 2 and -3 1 by 1 in the equations, और ये मेरी equations आ गई। अब मैं बस इनको जस्ट सॉल्व कर दूंगी एंड आई विल गेट माय आंसर। ओके, सो अगेन इनके साइन चेंज हो जाएंगे, -5a, b तो कट हो गए ना यहाँ पे, इज इक्वल टू 0। दैट इज a की वैल्यू आ गई मेरी 0। चेक कर लेते हैं a की वैल्यू 0 कहाँ है। यू कैन डायरेक्टली ऑल्सो टिक, अदरवाइज आप डायरेक्टली भी टिक कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे एक इक्वेशन में, इन एनी वन इक्वेशन दोनों में से आप a को 0 पुट कर दो, b की वैल्यू आ जाएगी। इसी में पुट कर देते हैं, a को 0 पुट कर दिया, b इज -6। ये मेरा आंसर आ गया, राइट। सो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, अगेन आई एम टेलिंग, इट मींस कि x की वैल्यूज गिवन है, आपको सिर्फ x की जगह रिप्लेस कर देना है उन वैल्यूज को एंड आप अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकते हो। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस एंड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ b। इसकी वैल्यू, अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, इट इज अननोन। अल्फा माइनस बीटा का सम आपको 1, डिफरेंस आपको 1 गिवन है, और अल्फा एंड बीटा जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मतलब x की वैल्यूज है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे
व्हाट हैपेंस इज जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल को हम कैसे देखते हैं, ये देखो, जैसे एक इक्वेशन में क्या होता है, ये वाला जो चीज होती है ना -5, इसको हम बोलते हैं सम, और जो बी होता है इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, ये दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है कि अगर आप अल्फा और बीटा का सम कर दोगे, अल्फा प्लस बीटा करोगे तो वो होता है सम, मतलब कि सम की जो वैल्यू होती है वो होती है अल्फा प्लस बीटा। प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है वो होती है अल्फा बीटा मल्टीप्लाई करके, ये सम हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, ओके, इसका मतलब ये जो -5 मुझे गिवन है ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में सम गिवन है। वन मोर थिंग, सम को हम कैसे लिखते हैं, माइनस बी होता है सम हमारा, बी का मतलब जो सेकंड वाली चीज है, जैसे इसके साथ जो नंबर है वो हो गया ए मतलब 1, बी हो गया -5 और सी क्या हो जाएगा, जो कांस्टेंट है साथ में। सम का मतलब होता है -b, इसको इस b के साथ कंफ्यूज मत करना, ये b डिफरेंट है, क्वेश्चन वाला है, ये b हमारा कॉन्सेप्ट वाला है। -b मतलब सेंटर वाली टर्म माइनस में होनी चाहिए, तो -5 यहाँ पे ऑलरेडी माइनस में थी, इसका मतलब सम यहाँ पे 5 है। इसका मतलब अल्फा और बीटा का सम आपको 5 गिवन, मतलब 5 ऑलरेडी गिवन था, इट वाज हिडन इन द क्वेश्चन। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। सो यहाँ पे एक चीज अब फिर से सुन लो कि यहाँ पे एक्स स्क्वेयर तो हमारा नॉर्मल वेरिएबल है, -5x जो सेंटर वाली टर्म होती है उसको हम सम बोलते हैं, एंड जो लास्ट वाली होती है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। एंड सम किसका, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का सम, मतलब अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो ये हो गया 5, और ये -b के इक्वल होता है, तो माइनस यहाँ पे कॉन्सेप्ट के थ्रू भी आता है और एक माइनस ऑलरेडी है। So -5 is equal to 5 and alpha plus beta is equal to 5. Now we are also given another equation, alpha minus beta is equal to 1. Using elimination method, 2 alpha is equal to 6 and alpha is equal to 3. So 1 0 of a polynomial is 3 and the other will be putting in first equation, beta is equal to 2. So alpha is 3 and beta is 2. Now we are going to find the value of b. B is given in this equation and B means the product of alpha and beta, alpha into beta, and alpha is 3, beta is 2, so my answer is option number B, that is 6. Okay, so alpha and beta are the two zeros and the product of alpha and beta is equal to B. B मतलब जो सबसे एंड में चीज लिखी होती है, एक्स स्क्वेयर -5x, 5x हमारा 5 को हम सम बोलते हैं एंड लास्ट वाली टर्म को हम प्रोडक्ट बोलते हैं। द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल fx is equal to 2x minus 4 intersect the x axis at, अब यहाँ पे intersect the x axis का मतलब होता है, दिस इज माई ग्राफ, कोई भी टर्म, कोई भी लाइन जब x axis को इंटरसेक्ट कर रही है उसका क्या मतलब है, दैट y is 0, मतलब कि यहाँ पे अगर ये 1 है और ये वाली चीज 2 थी तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स, 2,0। ठीक है, सो इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस का मतलब होता है y is 0 है, y तो डेफिनेटली 0 है यहाँ पे। ओके, सो अगर यहाँ पे y 0 है तो ये ऑप्शन तो ऑलरेडी कैंसिल, ये ऑप्शन भी कैंसिल, क्योंकि y 0 होना चाहिए। अगर कोई भी लाइन, कोई भी ग्राफ की जो लाइन होती है अगर वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है तो x की वैल्यू यहाँ पे कुछ होगी एंड y विल बी 0। अब मैं x की वैल्यू कैसे निकालूंगी, मैंने जस्ट कुछ नहीं करना, x की सिंपल नॉर्मल वैल्यू निकालूंगी मैं, x इज इक्वल टू व्हाट, 4/2 दैट इज 2, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे 2 थी, माई आंसर इज 2,0। फाइन, सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन दे कैन ऑल्सो गिव यू। इसमें सिर्फ आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि अगर इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस को, मतलब एक्स एक्सिस को टच करके जा रही है, एंड अगर एक्स एक्सिस को टच कर रही है इसका मतलब y की वैल्यू 0 है, दो ऑप्शंस तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएंगे एंड अब आप उसके बाद आप नॉर्मली x की वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, मतलब यू हैव टू फाइंड d, एंड अगर 17th टर्म का मतलब होता है a17, ठीक है, एक्सीड्स द 9th टर्म मतलब बड़ी है 9th टर्म से, a9, ठीक है, बाय 48, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस है 48, तो हमें d निकालना है। ओके, बिफोर दिस मैं एक फॉर्मूला लिख देती हूँ यहाँ पे, a पार n मतलब a पार n में a मतलब nth टर्म, ठीक है, a n मीन्स nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस
n माइनस वन डी। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। अगर उन्होंने यहाँ पे A17 बोला आपको 17th टर्म के लिए, तो आप 17 लिख दोगे यहाँ पे 17th टर्म। इसका मतलब A यहाँ पे मुझे नहीं पता, n क्या है यहाँ पे 17 क्योंकि 17th टर्म की बात हो रही है, d भी मुझे नहीं पता, d तो मुझे निकालना है। ठीक है, सो ये हो गया A प्लस 16D। ये मेरे पास एक चीज आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट उन्होंने आपको बोला है 9th टर्म। सिमिलरली मैं 9th को भी ऐसे ही कर देती हूँ, A प्लस, अब n की जगह आएगा 9 माइनस 1D। ये हो गया A प्लस 8D। ये हो गया सेकेंड। एक्सीड कर रही है, इसका मतलब दोनों का डिफरेंस है। मतलब ये वाली जो 17th टर्म है ये कितनी बड़ी है 9th टर्म से। एक्सीड का मतलब कितनी बड़ी है, एक्सीड का मतलब होता है माइनस का साइन। ठीक है, बाय 48। ये वाली टर्म इस वाली टर्म से 48 बड़ी है। सो यू विल जस्ट सॉल्व नाउ। A प्लस 16D माइनस 8D इज इक्वल टू 48। तो ये हो जाए, सॉरी ए आर कैंसल्ड। ठीक है, ए कट हो गए, A और A मेरे कैंसिल एंड 16D माइनस 8D हो गया 8D इज इक्वल टू 48 और D की वैल्यू हो गई 6। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 6 है। आपको ऐसे ही वो हर बार दो इक्वेशंस देंगे एंड दोनों इक्वेशंस को आप यू विल जस्ट सब्ट्रैक्ट देम क्योंकि यहाँ पे एक्सीड की बात हो रही है एंड आंसर विल बी 48। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ D। ये इज इक्वल टू है। ठीक है, D इज इक्वल टू 6, तो 6 इज माई आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज माई करेक्ट आंसर। राइट, वेरी इजी। सी एपी चैप्टर जो है इट्स जस्ट अ गेम ऑफ फॉर्मूलाज। अगर आपको फॉर्मूलाज अच्छे से आते हैं आप कर सकते हो। दैट इज वाई आई टोल्ड यू दैट यू नीड टू डू ऑल द क्वेश्चंस अलोंग विद मी। ठीक है, सो दैट यू कैन लर्न द कॉन्सेप्ट, द फॉर्मूलाज, द टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग। कमिंग टू 19th क्वेश्चन। Given are three consecutive terms. Consecutive का मतलब होता है one after the other. I already told you it in my previous videos also कि एक के बाद एक जो टर्म्स आती हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई टर्म मिस नहीं करी, एक के बाद एक आ रही है। ये हमारे पास तीन कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, k प्लस 9, 2k माइनस 1 एंड 2k प्लस 7। ओके, सो हेयर वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हम यहाँ पे k फाइंड करेंगे। k मीन्स ये जो अननोन टर्म है। ठीक है, इस अननोन टर्म के लिए अब कभी भी अगर आपको ऐसे सीरीज गिवन होती है टर्म्स की और आपको अननोन वैल्यू फाइंड करनी है तो इस केस में हम d पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सी कॉमन डिफरेंस इज द मेन पैरामीटर ऑफ दिस चैप्टर। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो है कॉमन डिफरेंस। तो आपको कॉमन डिफरेंस निकालना भी आना चाहिए एंड यू शुड नो हाउ टू फाइंड इट आउट। सी d का वैल्यू कैसे आएगी, अब सेकेंड टर्म में से अगर मैं फर्स्ट को माइनस कर दूं या फिर थर्ड में से सेकंड को कर देती हूँ या फिर फोर्थ में से थर्ड को कर देती हूँ, मतलब कोई भी दो टर्म्स को आप माइनस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स गिवन है। मैं d की वैल्यू निकालती हूँ। पहले तो मैं सेकंड माइनस फर्स्ट कर लूंगी। मैंने क्या करा, 2k माइनस 1 ये मेरी सेकंड टर्म थी, माइनस फर्स्ट टर्म क्या है k प्लस 9। ठीक है, दोनों को माइनस कर देते हैं, करो माइनस, माइनस k माइनस 9, साइन चेंज हो जाएंगे तो k माइनस 10। ये आ गया मेरी d की एक वैल्यू। अब d की वैल्यू कांस्टेंट भी रहती है, ये ध्यान रखना है। ये जो आप सारी d की वैल्यूज निकालोगे, मेक श्योर दैट दीज आर ऑलवेज कांस्टेंट। इस चीज में आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना कि ये वैल्यूज डिफरेंट आ रही है। नो, d विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो अब यहाँ पे मैंने फिर से d की वैल्यू निकाली। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इसमें से थर्ड में से सेकेंड को माइनस करूंगी। ठीक है, 3 minus 2. So 3 minus 2 will be 2k plus 1 minus 2k plus 7, सॉरी थर्ड टर्म हमारी 2k plus 7 है और 2k minus 1, तो ये क्या हो जाएगा 2k plus 7 minus 2k plus 1, तो 2k कैंसिल, यहाँ पे आ गया 8। क्लियर दिस मच। अब आपको क्या पता होना चाहिए, d remains कांस्टेंट। कांस्टेंट रहता है हमेशा, सेम रहता है d। ठीक है, सो सेम रहता है। सो व्हाट आई विल डू इज मैं दोनों d की वैल्यूज को इक्वल पुट कर दूंगी। ये भी d है, ये भी d है और ये दोनों हमेशा सेम होते हैं।
दिस इज माई आंसर, k इज इक्वल टू 18। क्लियर? 3 टर्म्स गिवन थी, तीनों में k था, तो पहले मैंने 2 माइनस 1 करके एक इक्वेशन बनाई, फिर मैंने 3 माइनस 2 करके, मतलब थर्ड इक्वेशन माइनस सेकेंड वैल्यू, एंड देन दोनों को इक्वेट कर दिया। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 18 इज माई आंसर, k की वैल्यू 18 है। For what value of k will the following pair of linear equations, pair word है ये, this is pair, कि following pair of linear equations have infinitely many solutions? Very easy, it is just related to the table that I told you earlier. इनफाइनाइट वाले में क्या होता है, तीनों की वैल्यू सेम होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो a1/a2 मतलब 1/2 आ रहा है, c1/c2 करके भी 1/2 आ रहा है। अब मैं 7 यहाँ पे न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में क्या ऐसा लिखूं कि मेरा 1/2 आ जाए, 7/14 करेंगे, ठीक है, डबल हो रहा है यहाँ पे, 3 का डबल 6, 12 का डबल 24, सिमिलरली 7 का डबल विल बी 14, सो 14 इज माई करेक्ट आंसर। सिर्फ ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी इज व्हाट? आपको एंड से बताना है, जैसे ये एंड की, ये लास्ट टर्म है, इससे पीछे, जैसे ये फर्स्ट टर्म है ना, एंड से 1 2 3 4, पीछे से फिफ्थ टर्म बतानी है, ठीक है। अब पीछे से टर्म निकालने का, जिसमें हम एंड से निकालते हैं, ओके, सो वेन एवर वी नीड टू फाइंड द एनी टर्म फ्रॉम द एंड, अगर फ्रॉम द एंड की बात हो रही है, यू विल जस्ट यूज वन फॉर्मूला, वो क्या है, ए एन इज इक्वल टू एल माइनस n minus 1d. This is the formula that you are going to use in this question. यहाँ पे L क्या है, लास्ट टर्म, दैट इज 49। N क्या है यहाँ पे, आपको कौन सी नंबर ऑफ टर्म निकालनी है एंड से, मतलब कि 5। D क्या है यहाँ पे, D तो आप इनको माइनस करके निकाल ही सकते हो, -8 माइनस -11, तो क्या हो जाएगा ये 3, ठीक है, तो D तो निकल जाएगा। इसमें पुट कर देते हैं डायरेक्टली, हमें फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड निकालनी है, लास्ट टर्म इज 49 माइनस एन क्या है यहाँ पे 5 माइनस 1, और डी क्या है, डी है यहाँ पे 3, ठीक है, डी 3 है, 49 माइनस 4 इंटू 3 दैट इज 12, और ये हो गया 37। इसका मतलब अगर आप पीछे से फिफ्थ टर्म देखोगे तो आपकी 37 आएगी। फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी इज व्हाट? इस केस में फिर से सुन लो, फॉर्मूला आई हैव रिटन वेरी क्लियरली, ये फॉर्मूला है, और लास्ट टर्म आपको गिवन है, एल इज द लास्ट टर्म, एन यहाँ पे, अब एन यहाँ पे ये मत सोचना कि गिवन नहीं है, आपको फिफ्थ टर्म गिवन है, तो वो जिस जौन सी नंबर ऑफ टर्म आपसे पूछ रहे हैं वो आपका एन है, एंड जस्ट पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी when a is equal to root 2 and d is equal to 1 upon root 2. ओके, सो इन दिस केस कुछ नहीं है, आपको a और d दोनों ही गिवन है, आपको सिर्फ इनको ऐड करते रहना है एंड आपने फाइंड आउट कर लेना है। देखो a रूट 2 है, इसका मतलब सीरीज की फर्स्ट टर्म तो रूट 2 है। सेकेंड टर्म कैसे आएगी, रूट 2 में d को ऐड कर देते हैं, क्या बनेगा ये, अगर आप इनका एलसीएम लोगे तो ये बनेगा रूट 2, और ये बन जाएगा 2 प्लस 1, ठीक है, क्योंकि रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है, 2 होता है, ठीक है, सो ये बनेगा आपका 3/√2। फाइन, तो एक टर्म हो गई मेरी रूट 2, दूसरी टर्म हो गई मेरी 3/√2। 3/√2 कहाँ पर है, इसी ऑप्शन में है, इसमें भी है, ठीक है, दोनों ऑप्शंस में है 3/√2। तो ऑप्शंस में वेन एवर यू आर लुकिंग फ्रॉम द ऑप्शंस, आपने दोनों ऑप्शन को कंसिडर करना है, इसमें भी है इसमें भी है। ये ऑप्शन ऑलरेडी कैंसिल आउट हो गई क्योंकि सेकंड टर्म यहाँ मैच नहीं हो रही है, ठीक है, फर्स्ट टर्म भी मैच नहीं हो रही इनफैक्ट। अब थर्ड टर्म के लिए हम क्या करेंगे, a+2d, मतलब कि √2 प्लस 2 इंटू 1/√2, तो ये क्या हो जाएगा, √2, अब फिर से मैं एलसीएम में लूंगी यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, 5/√2, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज माई करेक्ट आंसर। सबसे पहले मैंने a लिख दिया √2,
ठीक है, देन √2 प्लस डी करेंगे, मतलब a प्लस डी, एंड देन a प्लस 2d to find out three terms. How many integers between 100 and 200 are divisible by 9? ओके, सो 100 और 200 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि 9 के टेबल में आते हैं? सबसे फर्स्ट नंबर जो 100 और 200 के बीच में है, जो 9 के टेबल में आता है, दैट विल बी, ओके, सो नाउ देर इज नो रूल, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इसमें कैसे निकालोगे फर्स्ट जो इंटीजर है, सिर्फ फिट एंड ट्रायल मेथड है कि 108 फर्स्ट नंबर है, इसमें फिर 9 ऐड करते रहो। एक फर्स्ट नंबर आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा होगा, उसके बाद आप सिर्फ 9 ऐड करोगे, क्योंकि यहाँ पे 9 के मल्टीपल्स की बात हो रही है, 26 फिर 35, ऐसे चलते रहेंगे बहुत सारे नंबर्स, ठीक है। और सबसे लास्ट नंबर कौन सा होगा 200 से पहले पहले जो 9 के टेबल में आएगा, दैट विल बी 198, यस 198, ठीक है, 198 ही होगा, क्योंकि उसके बाद 200 क्लोज है एंड उससे पहले वाला आप ले नहीं सकते, आपको मैक्सिमम देखने हैं जितने 9 के टेबल में आएंगे। इससे क्या पता चला आपको कि a की वैल्यू है 108, d क्या है, सबके बीच में कितना डिफरेंस है, 9 है, l भी आपको गिवन है कि 198 है, लास्ट टर्म भी गिवन है हमें, ठीक है, राइट। यू कैन टेक इट एज l ऑल्सो, यू कैन टेक इट एज a की पावर मतलब an ऑल्सो, an भी कह सकते हो इसको, डिपेंडिंग कि व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, आपको क्या निकालना है। सो हेयर वी नीड टू फाइंड आउट n, मुझे n निकालना है, मुझे 198 पहले से ही गिवन था, तो यहाँ पे मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगी, a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। आप l वाला भी लगा सकते हो, लेकिन दिस इज द वेरी बेसिक फॉर्मूला जो हम लगाते हैं। अगर यहाँ पे लास्ट टर्म का कोई रेलेवेंस नहीं है, अगर आप a n से भी कर सकते हो, तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, a is 108, n is unknown, n ही हमें निकालना है, यहाँ पे d 9 है, तो ये हो गया 198। अब आप इसको नॉर्मली सॉल्व करोगे, बस ये वहां चला जाएगा, दिस विल बी 90 इज इक्वल टू n माइनस 1 9, 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में वहां जाके डिवाइड कर देते हैं इसको, इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n की वैल्यू हो जाएगी 11, ठीक है। सो 11 नंबर्स ऐसे हैं 100 और 200 में जो 9 के टेबल में आते हैं, राइट। अब इन दिस केस 100 को a मत ले लेना, क्योंकि 100 a नहीं है, 100 और 200 सिर्फ दो आपको बाउंड्रीज गिवन है कि इनके बीच में आपको नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। डोंट टेक इट एज 100 और इसको an भी मत ले लेना, ये an नहीं है, ठीक है। आपको ढूंढना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा नंबर a है और कौन सा an है। The graph of y is equal to px when px is a polynomial in variable x is as follows. See, I'm drawing a graph for you. This graph type question is also very important. Just a 1 minute question, but अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा, अगर आपने कभी देखा ही नहीं है कि कैसे करना है, तो आप नहीं कर पाओगे। Otherwise, it's just a 1 minute question. ये दिस इज y, ये है y डैश, ये x है और ये है x डैश। ओके, सो आपको यहाँ पे अब नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं। अब मेनी स्टूडेंट्स माइट बी थिंकिंग कि यहाँ पे तो इक्वेशन गिवन ही नहीं है आपको, सो हाउ कैन यू फाइंड नंबर ऑफ जीरोस? नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए आई विल जस्ट राइट वन लाइन, द पॉइंट एट विच, अब सुनो, ऐसा कौन सा पॉइंट है, वो पॉइंट एट विच द ग्राफ इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस, उसको हम क्या बोलते हैं, इस जो मैंने डेफिनेशन लिखी है, इसको हम बोलते हैं जीरोस, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस, इनफैक्ट जीरोस का अगर आपको नंबर निकालना हो तो हम ऐसे निकालते हैं, हम चेक करते हैं कि कितनी बार ग्राफ ने एक्स एक्सिस को टच किया है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया है, राइट। सो कमिंग बैक हेयर, अब अगर मैं अपने रिटन वर्ड्स, जो मैंने अभी वर्ड्स लिखे हैं, उन्हें फॉलो करूंगी, तो मैं देखूंगी इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को पहले यहां से स्टार्ट हुआ, ही ग्राफ ऐसे चला, ठीक है, यहां पे टच करा एट वन पॉइंट,
पहले यहाँ टच करा, देन यहाँ टच करा एंड देन यहाँ टच करा, 3 टाइम्स टच करा। पहले ऐसे गया तो 1 टाइम टच किया, फिर वापस आया, देन सेकेंड टाइम, देन अगेन थर्ड टाइम। सो 3 इज माई करेक्ट आंसर। जस्ट अ 1 मिनट क्वेश्चन, आप देख के भी बता सकते हो, बट यू नीड टू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिना आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। हम जीरोस कैसे निकालते हैं? जिस पॉइंट पे भी ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा एंड जितनी बार भी करेगा वो हमारे नंबर ऑफ जीरोस होंगे। Two coincident lines are represented by this, then A and B satisfy which of the following equation? आपको यहाँ पे ये गिवन है फर्स्ट इक्वेशन, ये गिवन है सेकेंड इक्वेशन। वो कह रहे हैं कि A और B किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो वैल्यूज रहेंगी वो A और B की टर्म्स में रहेंगी, राइट? ओके, अब कोइंसिडेंट लाइंस का रूल क्या होता है? कोइंसिडेंट लाइंस का रूल होता है, कोइंसिडेंट लाइंस मीन्स दैट ऑल थ्री आर इक्वल। ये सारी इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन वाला केस है, सारी लाइंस हमारी मतलब सारी वैल्यूज इक्वल होंगी। इसका क्या मतलब है? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। यहाँ पे आपकी इक्वेशंस जो है, आपका जो आंसर है वो A और B की टर्म्स में है। इसका मतलब आप 7 और 28 को कंसिडर नहीं करोगे, ठीक है? क्योंकि हम 7 और 28 को कंसिडर तब करते हैं जब हमें ये बताना हो कि ये इनफाइनाइटली है या कौन सी इक्वेशन है। यहाँ पे आपको सिर्फ A और B की टर्म्स में इक्वेशन बनानी है और A और B की टर्म इसी में आ जाएंगी, फर्स्ट फर्स्ट, सेकेंड सेकेंड, थर्ड की आपको नीड नहीं है, सो उसको हम कंसिडर यहाँ पे नहीं करेंगे। हाँ, जस्ट फॉर राइटिंग यू कैन राइट इट वंस, अगर मुझे लिख के देखना है इसको, तो क्या आएगा? 2 अपॉन 2a। आपने x को नहीं लेना होता, आपने सिर्फ कांस्टेंट को लेना है, एंड a एंड b आर ऑल्सो कॉन्स्टेंट्स, नंबर होते हैं ये भी। b है 3, b2 है a प्लस b, c और c2 नो नीड, वैसे आप एक बार फॉर जस्ट फॉर राइटिंग आप 7 अपॉन 28 लिख लो, अदरवाइज नो नीड। 7 अपॉन 28 मेरे लिए मेन कंसर्न यहाँ पे है क्योंकि मुझे a और b की टर्म्स में इक्वेशन बनानी है। सो जस्ट आई विल जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 और 2 तो कट हो गए पहले, 1 अपॉन a इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस b। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस b इज इक्वल टू 3a एंड b इज इक्वल टू 2a, राइट? सो b इज इक्वल टू 2a इज माई करेक्ट आंसर। Okay, because we had to find equation in the form of a and b. Okay, so for this question, option number B was my correct answer in terms of a and b. No need to find the full answer because you just need to find the correct equation. Now this question is an application based question of AP. Application based का मतलब होता है when we are applying a chapter in daily life. डेली लाइफ में, डेली लाइफ की कोई सिचुएशन आपको गिवन है और आपको उस चैप्टर के रूल्स को इस डेली लाइफ के क्वेश्चन में यूज करना है, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पे अब अ पर्सन इज गिवन कि समीर अप्लाइड फॉर अ जॉब एंड गॉट सिलेक्टेड, ठीक है? एक पर्सन है और उसे जो जॉब, आपको सिर्फ अपनी मेन पॉइंट पे आना है, उसकी जो स्टार्टिंग सैलरी थी, मतलब इनिशियल सैलरी थी उसकी 8000। इसका मतलब ये 8000 क्या है मेरे लिए? ये मेरे लिए ए है, ठीक है? एंड एन एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 5% ऑफ ओरिजिनल सैलरी ईच ईयर। हर साल उसका इंक्रीमेंट कितना हुआ? अपनी ओरिजिनल सैलरी का 5% ऐड होता रहेगा। तो वो कह रहे हैं कि अब आप बताओ सैलरी 6th ईयर के एंड पे, सपोज उसको 6 ईयर्स हो गए जॉब करते हुए, 6th ईयर के एंड पे सैलरी कितनी है, ठीक है? नाउ मेक श्योर, यहाँ पे 2 टाइप की कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को। फर्स्ट, उनको ये नहीं पता चलता कि यहाँ पे आपको 6 ईयर्स के एंड तक उसने कितना टोटल अर्न करा वो निकालना है, या फिर सिर्फ 6th ईयर के एंड पे कितना अर्न किया, मतलब सिर्फ 6th ईयर की सैलरी निकालनी है। सो यहाँ पे यू नीड टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। यहाँ पे उन्होंने बोला है सैलरी बताओ एट द एंड ऑफ 6th ईयर, ठीक है? नो नीड टू फाइंड आउट सम, यहाँ पे सम वाला फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे। अगर वो कहते व्हाट इज द सैलरी फॉर 6 ईयर्स, ठीक है, 6 ईयर्स होता, तब हम यहाँ पे सम वाला फॉर्मूला यूज करते कि 6 ईयर्स के एंड पे उसकी उसकी इतनी टोटल सैलरी हुई ऑल द ईयर्स को ऐड करके, लेकिन आपने यहाँ पे ऐड नहीं करना। सो इनिशियल सैलरी ऑफ समीर इज 8000। वी विल नॉट गो इन डिटेल्स, हम सिर्फ अपनी मेन इन्फॉर्मेशन देखेंगे। ए हमारा 8000 है क्योंकि उसने जब जॉब स्टार्ट करी तो स्टार्टिंग में जो सैलरी गिवन है वो 8000 है। डी है 5%,
अब अगेन डी इज इम्पॉर्टेंट, डी को कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं 5% पर एनम था ये, एवरी ईयर, पर एनम मीन्स एनुअली। तो मैंने 5% कर दिया। वो कह रहे हैं हर साल ना सेम है डी, ठीक है। एंड ऑल्सो हमारी एपी में ये एजम्पशन भी होती है कि डी सेम ही रहता है। कट कर दिया मैंने। व्हाट इज देयर 400, मतलब 400 रुपीज का उसको एवरी ईयर इंक्रीमेंट मिल रहा है। सो अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी सीरीज बनाकर देखूं, 8000 मेरा ए था, उसमें 400 ऐड कर दो, 8400, अगेन 400 ऐड कर दो, फिर अगेन 400 ऐड कर दो। ऐसे आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। आप ऐसे करके देखना, ऐसे करके देख लो, बट दिस इज पॉसिबल। ये वाला मेथड सिर्फ एमसीक्यूज के केस में पॉसिबल है, नॉट इन नॉर्मल केसेस। अगर आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना है, सो मैं वो भी करके दिखाती हूँ एक बार। मुझे A6 निकालना है यहाँ पे, क्योंकि मुझे 6th ईयर के एंड पे चाहिए सैलरी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, A+n-1D, राइट। एंड A6 मुझे नहीं पता यहाँ पे। A मुझे पता है कि मेरा 8000 है, प्लस n यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी एक ब्रैकेट आता है, n मेरा 6 है, d मेरा 400 है। वेरी इजी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। मैं इसको मार्क कर देती हूँ कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है कि आपको यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा पुट करना है, ठीक है। एस एन वाला फॉर्मूला तब अप्लाई करते हैं जब हमें टोटल सम निकालना हो सारे ईयर्स का। जब वो किसी एक स्पेसिफिक ईयर की बात कर रहे हैं तो आप स्पेसिफिक वाला फॉर्मूला लगाओगे, दैट इज ए एन। ओके, सो 8000 प्लस 5 इंटू 400 कितना होता है, 200। तो 10,000 सैलरी उसकी हो गई थी 6th ईयर के एंड पे। 400 का इंक्रीमेंट मिलते मिलते एट द एंड ऑफ 6th ईयर ही रीच्ड ₹10,000 सैलरी। So this is it. This is my answer. Option number C according to the options. मेरा आंसर C मैच हो रहा है, ठीक है। ऑप्शंस उन्होंने आपको सारे दिए हैं। 8000 ये जो ऑप्शन है ये इनिशियल वाला ऑप्शन है। 9600 ये भी आगे जाके, जैसे ये देखो, ये 5th ईयर का ऑप्शन दिया हुआ है। 1 2 3 4 400 ऐड कर दो, तो ये 9600 उसका था ऑप्शन, ठीक है। एंड व्हाट विल बी हर सैलरी एट द एंड ऑफ 6th ईयर। तो यहाँ पे अब 6th ईयर की सैलरी हमारी 10,000 है। ऑप्शंस ऑल आर करेक्ट, लेकिन ये 6th ईयर के नहीं है, ये एपी सीरीज का पार्ट है, बट दे आर नॉट द आंसर। सो इसीलिए वो आपको कंफ्यूज करने के लिए सीरीज के सारे आइटम्स दे देंगे, आपको करेक्ट वाला आइटम चूज करना है। हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन ऑल द ग्राफ्स रिस्पेक्टिवली। दिस इज देयर। वो पूछ रहे हैं कितने जीरोज हैं सारे ग्राफ्स में रिस्पेक्टिवली। फाइन, सो आई विल ड्रॉ ऑल द ग्राफ्स फॉर यू। ये देखो, ये मेरा फर्स्ट ग्राफ है जिसमें ऐसा कुछ गिवन है, ठीक है। सेकेंड ग्राफ जिसमें ऐसा कुछ गिवन है, ये सेकेंड ग्राफ है। ये थर्ड ग्राफ, ठीक है। देन लास्ट ग्राफ, ऐसा गिवन है। फाइन, दीज आर द 4 ग्राफ्स दैट आर गिवन टू यू। आपको रिस्पेक्टिवली सबके जीरोस बताने हैं कि किसमें कितने कितने जीरोस हैं। मैंने आपको जीरोस देखने का मेथड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। कैसे देखते हैं हम, आपको ये देखना है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये देखो, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ग्राफ सिर्फ यहीं तक है, नो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन हो ही नहीं रहा यहाँ पे। तो यहाँ पे कितने जीरोस हैं, यहाँ पे 0 जीरोस है ही नहीं यहाँ पे जीरोस। ये भी देखो, ये मेरा एक्स एक्सिस है, दैट आई एम मार्किंग विद ब्लू, एंड ये मेरा ग्राफ है। ये दोनों देखो, अगेन दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग, तो यहाँ पे भी जीरोस मेरे 0 है। थर्ड, अब ये देखो, यहाँ पे 1 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे मेरा जीरोस है 1, यहाँ पे 2 टाइम्स कर रहा है 1 एंड 2, जीरोस है 2। नाउ सम ऑफ यू माइट हैव अ डाउट कि आपको ग्राफ को कैसे स्टडी करना है, कि क्या वो सिर्फ पॉजिटिव वाले एक्सिस में रहेगा तब जीरो निकलेंगे या फिर नेगेटिव में या दोनों में। सो आंसर इज कि दोनों में। जैसे देखो, यहाँ पे पॉजिटिव साइड पे इंटरसेक्ट कर रहा है एंड यहाँ पे नेगेटिव साइड पे, तो दोनों साइड पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट कि कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। एक्सिस इज नॉट योर इशू,
राइट? एक्सिस, एक्स एक्सिस को कितनी बार वो इंटरसेक्ट कर रहा है एंड हाउ मेनी टाइम्स इट इज टचिंग द एक्स एक्सिस, नॉट वाई, सिर्फ एक्स के बारे में आप देखोगे. सो हमारा क्या आंसर बना है? 0012. लेट्स सी 0012, ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, फर्स्ट में एक बार भी नहीं था, सेकंड में भी नहीं, थर्ड में सिर्फ वन टाइम टच कर रहा है एंड फोर्थ में टू टाइम्स. ओके, सो नाउ टू इक्वेशंस आर गिवन टू यू. अब वो पूछ रहे हैं इनमें से बताओ किस में, मतलब इनमें क्या है, नो सोल्यूशन है, यूनिक, एग्जैक्टली वन और व्हाट. ठीक है, सो यहाँ पे भी हम अब यही चीज फाइंड आउट करेंगे, इनका रिलेशन. -15/6 इज इक्वल टू -5/2 इज इक्वल टू 2/7. देखते हैं, इसको तो मैं कट कर देती हूँ, 5 ज़ा और ये हो गया 2 ज़ा, तो ये दोनों तो इक्वल है. ठीक है, लेकिन ये जो है ये नॉट इक्वल है. ये कौन सा केस होता है? दिस इज द केस ऑफ पैरेलल लाइंस. जब लाइंस, ये साइन पैरेलल के लिए होता है, ये वाला. ठीक है, ये पैरेलल लाइंस का केस है, और इस केस में क्या होता है? नो सॉल्यूशन. ये रूल है. आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन द टेबल. फ्रॉम दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि आपको इनमें कैसे करना है. आपको फर्स्ट वैल्यू -50, इस इक्वेशन की फर्स्ट वैल्यू, दूसरी की भी फर्स्ट वैल्यू, उनका रेशियो, सेकंड का रेशियो, थर्ड का रेशियो. दैट इज व्हाट यू हैव टू डू. फाइन. सो करेक्ट आंसर इज नो सोल्यूशन. इनका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा बिकॉज लाइंस आर पैरेलल. If the system of equations this and this have infinitely many solution, again infinitely many solution के लिए what we'll do, हम फिर से इनको कंपैरिजन करना स्टार्ट करेंगे. 3/6 इनफाइनाइटली का मतलब है तीनों की रेशियो सेम रहेगी, a/b और देन 6/k देन 5/10. अब आपको k की वैल्यू बतानी है यहाँ पे. 1/2. अब इन सब की रेशियोज क्या बन रही है? इसकी रेशियो बनी 1/2, इसकी भी क्या बनी? 1/2. डबल है इन है ना, लाइक 3 का डबल 6 हो गया, 5 का डबल 10 हो गया, तो 6 का डबल क्या होता है? 6 का डबल इज, द डबल ऑफ 6 इज 12. Here is a little mistake. ये ऑप्शन नंबर 12 है, आपको ऑप्शन में ये 12 गिवन है. दिस इज नॉट 2, दिस इज 12. राइट? सो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कब होते हैं? जब तीनों की रेशियो इक्वल आएगी. एंड इक्वल कब आएगी? जब आप बाकियों के साथ इसको कंपेयर कर सकते हो. आपने इन दोनों वैल्यूज के साथ इसको कंपेयर करा और चेक करा कि ये डबल है, तो ये भी डबल हो जाएगी. राइट? ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. Which of the following represents the correct relationship between zeros and coefficients of polynomial? Now this is a normal concept which you need to learn, that sum of zeros हम कैसे निकालते हैं. ये सिर्फ एक, I just got this question to make you aware of this concept कि ये concept में क्या है. एक्चुअली हमने अभी पढ़ा कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं. सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, सेंटर वाली टर्म. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब लास्ट वाली टर्म. एक इक्वेशन में लास्ट वाली जो टर्म होती है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होते हैं. उनको हम निकालते कैसे हैं? ओके, तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि इसमें से करेक्ट वाला जो कोड है वो कौन सा है, करेक्ट वाला रिलेशनशिप कौन सा वाला कोड रिप्रेजेंट कर रहा है. यू नीड टू फाइंड द करेक्ट कोड हेयर. ओके, सो हेयर B इज माई करेक्ट आंसर, दैट इज A एंड D. A एंड D में क्या है कि सम ऑफ जीरोस हम कैसे निकालते हैं? कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. अगर आप इस चीज को ध्यान से देखो ना, तो ये वही है जो मैंने आपको बताया है ऑलरेडी. सम हम कैसे निकालते हैं? सम का मतलब होता है c अपॉन -b/a. ठीक है, सम इज इक्वल टू -b/a. b क्या है? अब सेंटर वाली टर्म, और वो हमेशा माइनस में होती है, अपॉन a. ठीक है, और a कौन सी होती है? फर्स्ट वाली टर्म, और फर्स्ट वाली टर्म में x स्क्वायर होता है, और x स्क्वायर के साथ जो भी नंबर प्रेजेंट होता है हम उसको लेते हैं, तो वो सम है. मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ही लिख देती हूँ, दैट विल जस्ट क्लियर दिस कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली. ये देखो, +10 मैंने ये सपोज लिख दिया. अब मुझे यहाँ पे सम निकालना है, तो मैं सम कैसे करूंगी? -b मतलब कि ऐसे लिख दिया, अपॉन a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. तो ये ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हो गया.
ओके नेक्स्ट, अब प्रोडक्ट पे आते हैं। प्रोडक्ट के लिए क्या करूंगी मैं, सी मतलब ये, सी मतलब 10 अपॉन ए मतलब 1। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने करा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब ये कांस्टेंट टर्म मतलब जो सिंपल कांस्टेंट था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर प्रेजेंट है। सो ए भी मेरा करेक्ट है एंड डी भी मेरा करेक्ट है, सो ए एंड डी इज माई करेक्ट ऑप्शन। सो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। A different type of statement questions that we did today, they are also very important. So that's it. This was the first 30 questions of unit 2, and hope you understood the questions properly. To practice more questions, you can go to the link that is given in the description, and if you have any doubts from this video or any other question, you can write it in the comment and I'll definitely get back to you and answer all your queries. Thank you.